कंटेंट क्रिएशन है और जो जर्नलिज्म है, इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है और इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? कि जब एक जर्नलिस्ट काम करता है तो उस जर्नलिस्ट की रिपोर्ट को, है ना, आप सदियों तक रेफरेंस के तौर पे रखते हो कि थीसिस लिखना हो, कुछ लिखना हो, तो उस समय के अखबारों को भी हम मीडिया रेफरेंसेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो सबूत की तरह इस्तेमाल होती हैं। लेकिन क्या किसी कंटेंट क्रिएटर की रील को, उसके कंटेंट को क्या आप रेफरेंस मान सकते हैं, है ना? क्योंकि आपको कई बार भरोसा ही नहीं होता वो सच बोल रहा है कि नहीं। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसकी ऑडियंस, उसकी रीच, उसकी एंगेजमेंट, उसकी एल्गोरिदम, उसकी फॉलोइंग। अब एक जर्नलिस्ट के लिए फैक्ट्स, जनता, यानी जिसके लिए वो काम कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा है जनता, संविधान, कानून और इम्पैक्ट, प्रभाव, कि जो वो काम कर रहा है उससे कितना प्रभाव पड़ा। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं विद इन द कम्युनिटी, उनके क्या एथिक्स और जो उनका बायसनेस वाला नेचर होता है, उसमें कितना हमें संतुलन बना के रखना है? एक पॉइंट ये है कि आप अपनी कास्ट को लेके कंफर्टेबल हो गए और अपनी कास्ट को असर्ट कर रहे हो, एक कास्ट असर्शन आपकी तरफ से आ रहा है। दूसरी चीज़ है कास्ट पे प्राइड करना और उसको शोकेस करना दूसरों को ये जताने के लिए कि वी आर बेटर देन यू। वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक निकलता है। जो दलित समाज के क्रिएटर इस तरह का काम कर रहे हैं वो इतनी हद तक नहीं जा रहे जितनी बाकी जो ओप्रेसर कम्युनिटीज़ हैं जिस तरह की वो बातें करते हैं। वो तो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, किसी को पीटते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो किसी के घर में घुस जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, हथियार लहराते हैं, बदमाशों की तरह बैठ के वो हुक्का पीते हुए धमकियाँ दे रहे हैं। तो वैसा काम हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो भी हम उनको एक माफ़ी देंगे। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं ब्रिटिश टाइम पे, तो उसमें कुछ नाम आते हैं, बाल गंगाधर तिलक हुए और बाकी नेता हुए, कैसे उनके अखबारों ने एकदम से क्रांति ला दी। लेकिन जब सोशल चेंज की बात होती है सामाजिक स्तर पे, उनके जो व्यूज़ थे उसका कभी भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं दिखाते हैं लोग? कैसे वो, हाउ दे वर वेरी कास्टिस्ट, मिसोजिनिस्ट? वाओ, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड आई एम सो हैप्पी। जो बाल गंगाधर तिलक है, ही वाज अ हाईली कास्टिस्ट पर्सन। वो अत्यंत गंभीरता से जातिवाद का पालन करने वाले थे। वो कहते थे वर्ण आश्रम तो होना ही चाहिए, वर्ण व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, वर्ण व्यवस्था से ही तो समाज चलता है, इसको हटा देंगे तो समाज कैसे चलेगा। उनकी जो केसरी पत्रिका थी उसमें आप अगर उनका कंटेंट देखेंगे तो वो हमेशा प्रो सवर्णा होता था। आज़ादी की बात तो होती थी लेकिन प्रो सवर्णा की, किस तरह से ब्राह्मण परेशान हो रहे हैं, इन लोगों को क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, उसमें वंचित वर्गों की कभी बात नहीं। तो एक व्यक्ति जो किसी अछूत का विज्ञापन पैसे लेकर भी नहीं छाप रहा, वो व्यक्ति क्या समाज की खबर दिखाएगा? गांधी से ज़्यादा वर्ण व्यवस्था का प्रेमी तो मुझे दुनिया में कोई लगता ही नहीं है। गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए कभी भी आमरण अनशन नहीं किया। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो अंग्रेज़ हमारा देश छोड़ के चले जाएं, इसके लिए उन्होंने दुनिया में बहुत सारी यात्राएं की, बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन कभी अपनी जान की बाजी नहीं लगाई। उन्होंने कभी आमरण अनशन नहीं किया। वो आमरण अनशन करते हैं दलितों के अधिकार के खिलाफ। तो वहाँ पे जब सोशल चेंज की बात आएगी, जेंडर की बात आएगी, तब वहाँ पे कहीं पे भी बाबा साहब का नाम नहीं आएगा, कहीं पे भी फूले का नाम नहीं आएगा, पेरियार का नाम नहीं आएगा। तो फिर किस बात का सोशल चेंज? सारा सोशल चेंज तो हमारे पुरखों ने किया। ज्योतिबा फूले साहब की राइटिंग अगर आप पढ़ेंगे, कैसे कलम कसाइयों यानी इतिहासकारों ने फर्जी नायकों को खड़ा कर दिया। राजा राम मोहन राय, है ना, जस्टिस रानाडे और कई इस तरह के जो लोग हैं उनके नाम सामने आते हैं कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया, उसमें सुधार किया। पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, समान काम का समान वेतन, वरना महिलाओं को मिलेंगे 40 रुपये और पुरुष को मिलेगा 100 रुपया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। DA बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। महिलाओं को मैटरनिटी लीव, कि अगर वो गर्भवती हैं तो उनको पेड मैटरनिटी लीव मिले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। कि इतना बड़ा कोई सोच सकता था क्या 1940 के दशक में? किसी में भी विचार था क्या? मेंस्ट्रुअल लीव क्या होती हैं, पेड लीव्स क्या होती हैं, किसी में विचार था क्या? महिलाओं को गर्भ वो आता है जब उनका मासिक महीना, तो ये तो ऐसा समाज था जो उनको ऐसे बाहर उसमें किसी खाली सुनसान से कमरे में छोड़ देता था कि आप पवित्र हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, किचन में नहीं जा सकते, तुम वहीं पड़े रहो, तुम अंदर घर के अंदर नहीं आ सकते। ये तो ऐसा समाज था जो उसको बीमारी मानता है, जो उसको महिलाओं के कैरेक्टर को नीचा मानता है।
जय भीम। आप देख रहे हैं दी आउटकास्ट इंडिया। मैं हूँ हितेश और आज मेरे साथ में मेरे ड्रीम गेस्ट मौजूद हैं सुमित चौहान सर, द न्यूज़ वीक के फाउंडिंग एडिटर, जो लगातार कई सारे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम या यूँ कहो मनु स्ट्रीम चैनल्स में काम कर चुके हैं, चाहे वो ABP न्यूज़ हो, न्यूज़ नेशन हो, इंडिया न्यूज़ हो और एक और चैनल है। तो सर ने वहाँ पे काम किया है। उसके बाद में उनको लगा कि यहाँ मेरी जगह नहीं है, फिर उन्होंने अपना कम्युनिटी जर्नलिज्म का काम शुरू किया और आज सुमित सर हमारे साथ में। सबसे पहले तो सुमित सर बहुत बहुत थैंक यू कि आपका जो इंफ्रा है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप ही के पॉडकास्ट के लिए, तो थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम हितेश। आपके सभी दर्शकों को जय भीम, और ये सब आपका ही है। थैंक यू सर। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसका मेन टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन कंटेंट क्रिएशन एंड जर्नलिज्म। और ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है और हमें लगता है कि वो पत्रकारिता का फॉर्म है एक, लेकिन उसमें भी बुनियादी समस्याएं हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन उनमें अंतर है। और उस अंतर पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे तब पत्रकारिता की जो अहमियत है और जो कंटेंट क्रिएशन की एक्चुअल ज़रूरत है वो नहीं समझ पाएंगे। तो सर मैं चाहूँगा इस मुद्दे पे आने से पहले, अभी यूट्यूबर्स मीट रहा हैदराबाद में, लगातार दिल्ली में होता रहा था, इस बार हैदराबाद में था, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? काफ़ी हेक्टिक भी था और इंस्पायरिंग भी था, क्योंकि हम लोगों ने हैदराबाद को चुना था। कई सारे साउथ इंडिया के साथी हमारे कह रहे थे कि थोड़ा हमारी तरफ भी आइए, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में भी आपको जाना चाहिए। तो हमें लगा था कि इस बार जगह बदलते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं, और हैदराबाद में एक बहुत ही खूबसूरत CDS सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ करके एक सेंटर है, बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ हम लोगों ने प्रोग्राम रखा। लेकिन इंडिगो क्राइसिस, जो भारत सरकार की नाकामी है, उसकी वजह से हमारे 11 लोगों की टिकट यहाँ से कैंसिल हो गई। तो और भी कई साथी थे जिनके टिकट्स कैंसिल हुए, तो फिर हमने बाई रोड ट्रैवल करने का फ़ैसला किया और ऑलमोस्ट हमारा मतलब आना जाना जोड़े तो करीब 4000 किलोमीटर हम लोगों ने ड्राइव किया, और 2 दिन लगे एक तरफ पहुंचने में, 2 दिन आने में लगे। और वहाँ 2 दिन का ही इवेंट 2 दिन का इवेंट था। मतलब जिस दिन इवेंट था उस दिन हम सुबह जो है 3 बजे पहुँचे थे, तो 1-2 घंटा सो के उठ के फिर वो तैयारी करने में लगे। तो काफ़ी हेक्टिक रहा, बट हमेशा की तरह इंस्पायरिंग था। नए लोगों से मिलना, उनकी ज़रूरत को समझना और अपने हिस्से का कुछ कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि हम जिस मिशन पे बैक टू सोसाइटी की बात करते हैं, अब मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं मतलब समाज को क्या दे सकता हूँ। मैं जर्नलिज्म के ज़रिए ही समाज की मदद कर सकता हूँ, चाहे वो समाज के मसलों को उठाना हो या फिर बहुत सारे पत्रकारों को तैयार करना हो। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं जो कहीं मीडिया स्कूल में गए नहीं होते, कभी कहीं उन्होंने नौकरियां नहीं की होती, तो वो कंटेंट क्रिएशन में तो हैं, जर्नलिज्म में तो हैं, लेकिन उनको बारीकियां नहीं पता होती, उनको रूल्स रेगुलेशंस लॉ का नहीं पता होता। तो मुझे लगता है कि ये एक मेरा तरीका है समाज में जर्नलिस्ट को तैयार करने का और उनको एक प्रोफेशनल तरीके से एक रास्ता दिखाने का, और मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ। तो हैदराबाद में आप भी थे, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। गेस्ट कम पहुँचे थे, उसकी मुझे कमी ज़रूर खली की, बट वही है कि आपदा में अवसर हम लोगों ने ढूंढ लिया। हमने अपने लिए ज़्यादा समय निकाला लोगों से इंटरेक्शंस का, उनसे बात करने का, तो कुल मिलाकर काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। आपने कहा ज़रूरत है हमें अपने लोगों को मीडिया में लेकर आने की, तो सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और क्या हमें ये नहीं लगता कि हमें वहाँ अपने रिप्रेजेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर इस बात पे कि हमें अपना मीडिया खड़ा करना है और उसको सिखाना है, जैसे यूट्यूबर्स बीट में सिखाया गया? देखो, बहुत ज़रूरी सवाल है। हमारे पास कोई भी अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर का दलित बहुजन मीडिया संस्थान नहीं है, चाहे वो टीवी चैनल की बात हो, चाहे वो रेडियो हो, या फिर डिजिटल मीडिया हो, अखबार हो, अब कोई बड़ी मैगज़ीन अगर आप देखें, तो आपको उस तरह का राष्ट्रीय स्तर का कोई मीडिया हमारा दिखता नहीं है। बहुत लोगों की कोशिशें हैं जो अलग अलग स्तर पे अपनी मैगज़ीन, चैनल्स और पत्रिकाएं चला रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं। अब हमें, अगर आप उनसे उम्मीद करें कि वो हमारे लोगों को जर्नलिस्ट बनाएंगे या वो हमारे को प्रतिनिधित्व देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई चेतना उस तरह की है। भारत में आप देखेंगे कभी भी जो सवर्ण हैं या फिर जो ओप्रेसर कम्युनिटीज़ हैं, वो कभी भी गिल्ट नहीं महसूस करती। वो अपने आप को इस तरीके से कभी ज़िम्मेदार नहीं ठहराती कि उनके पुरखों ने, उन्होंने मिल के कुछ हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का हक मारा गया, जो बहुत पीड़ा में लोग हैं।
तो आप देखिए भारत में जितने मीडिया संस्थान हैं उनको कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि उनका न्यूज़ रूम डाइवर्स क्यों नहीं है, क्यों वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है, क्यों वहाँ वंचित वर्गों के लोग नहीं हैं, बल्कि वो मजाक उड़ाते हैं हमारे लोगों का, आरक्षण का, जाति का। बहुत ही ख़राब सा माहौल होता है न्यूज़ रूम का। तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस तरह की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल स्किल्स को सीखना, अगर आप देखें, अगर आपको ओबी वैन को चलाना, ऑपरेट करना सीखना है, अगर आपको स्टूडियो में एमसीआर पीसीआर जो होते हैं उनको ऑपरेट करना सीखना है, तो हमारे पास तो कोई चैनल हमारा है ही नहीं, हम कहाँ सीखेंगे? हम सैटेलाइट से जो अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग होती है वो हम कहाँ सीखेंगे, है ना? तो ये प्रोफेशनल स्किल्स हमको उधर ही मिल सकती है, उन चैनलों में ही मिल सकती हैं जिनके पास में ये इक्विपमेंट मौजूद हैं या जो सुविधाएं उनके पास में मौजूद हैं। तो आप जर्नलिज्म की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ जाने से डरिए मत। आप वहाँ जाइए, वहाँ सीखिए, काम कीजिए। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि आप जब कोई गलती करते हैं तो फिर वो पूरे समाज की गलती है कि आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो बोल देंगे अरे तुम्हारा एडमिशन कैसे हो गया था, तुम कोटे वाले हो, तुमको कुछ आता नहीं, या वो तुम्हारे को उस तरह से जज करते हैं। तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं है, वो तुम्हारे समाज की भी परीक्षा होती है। पूरा समाज आपका उस समय एक सवाल के निशान पर होता है कि अरे इनमें मेरिट है कि नहीं है, ये लोग काबिल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ कि आपको इन सवालों का सामना करना पड़ सकता है, भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ सकता है, लेकिन बावजूद उसके स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के साथ में, विल के साथ में जाइए और वहाँ सीखिए। वहाँ आप सीख के अगर लगे आपको वहाँ पे कुछ आपका काम नहीं, आप खुश नहीं है उस काम को लेके, तो फिर आप मेरी तरह, या बहुत सारे जो लोग हमारे साथी जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया, उन्होंने फिर छोड़ के अपने कम्युनिटी मीडिया वेंचर शुरू किए, तो तब आप ऐसा करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कम्युनिटी जर्नलिज्म या कम्युनिटी मीडिया, अगर आप ये सोचें कि इसमें आपका करियर बन जाएगा और इसमें आप बहुत ही मतलब सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे, तो वो ऐसा नहीं है। आपको मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ, मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा हो देख के कि यूट्यूब पे हम बहुत मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो बहुत हम एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये मिशनरी काम है, ये मॉनेटरी काम नहीं है। तो अगर आप मॉनेटरी चीज़ों को इसमें शामिल करें कि पैसा कमाना, ब्रांड कोलैबोरेशंस और सेलिब्रिटी बनना, इन्फ्लुएंसर बनना, तो उस उम्मीद से कम्युनिटी जर्नलिज्म नहीं हो सकता। उसमें उस तरह की संभावनाएं नहीं हैं, क्योंकि ये वंचित वर्गों के सहारे की बात है। आपको उनकी आवाज़ उठानी है जिनकी आवाज़ को इग्नोर किया गया है, जिनकी आवाज़ को दबाया गया है। तो आप वहाँ पर मॉनेटरी अगर इरादा रखें तो उसमें मैं चाहूँगा कि आप फिर इस कंटेंट क्रिएशन में या जर्नलिज्म में संभल कर आएँ, क्योंकि रास्ता मुश्किल है। आपको ना कोई एडवर्टीजमेंट मिलेगी, ना कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगा, ना कोई ग्रांट्स कहीं से मिलेगी, ना कोई फेलोशिप मिलेगा। तो आपको सर्वाइव करना ही कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमें पता है कि हम द न्यूज़ बीट को कैसे चला रहे हैं, किन परिस्थितियों में चला रहे हैं, कब तक चला पाएंगे, है ना? अब हमने सब अपने करियर को दाव पर लगा दिया। अब एबीपी न्यूज़ वाले, जी न्यूज़ वाले मुझे नौकरी नहीं देंगे अगर मैं मांगूँ, मुझे ज़रूरत हो, मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं काम भी करना चाहूँ, तब भी मुझे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपनी सोच को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके उनके हिसाब से काफ़ी एक्सपोज हो चुका हूँ, या वो लोगों को मालूम है उस बारे में, तो वो मुझे उसमें शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि इंडियन न्यूज़ रूम्स जो हैं वो किसी एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब की तरह काम करते हैं। जैसे कोई क्लब होता है, उसकी मेंबरशिप होती है, तो ऐसे ही एक गिरोह है चंद जातियों का जो कास्ट क्लब की तरह काम करता है, और उसमें उन्हीं की एंट्री होती है जो उस गिरोह के सदस्य होते हैं, उस गैंग का हिस्सा होते हैं। तो हमारे लिए वहाँ संभावनाएं कम हैं, इसलिए हमें अपने लोग खुद तैयार करने पड़ेंगे। अब बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जो कंटेंट क्रिएशन में या जर्नलिज्म में हैं, लेकिन उनकी भाषा कई बार गैर कानूनी होती है, उनका बॉडी लैंग्वेज कई बार बहुत इनअप्रोप्रिएट होता है, बहुत सेंसिटिव मसलों पर वो बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से व्यवहार करते हैं। तो हम वो सब देखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, एक थोड़ी चेतना होनी चाहिए जब आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, और ख़ासकर जब आप ये कहें कि आप अम्बेडकराइट जर्नलिस्ट हैं या आप अम्बेडकराइट कंटेंट क्रिएटर हैं, तो फिर आपकी ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। आप बहुत बड़ी विरासत का हिस्सा हैं, आप उस पूरी जिम्मेदारी को लेके चल रहे होते हैं। तो आपका ही नाम खराब होना नहीं है, आपके पूरे समाज का, आपके पूरे महापुरुषों का, महिलाओं का नाम उसमें खराब होता है। तो मुझे लगा कि
एक बेहतर तरीका यही हो सकता है कि हम उनको क्लासरूम ट्रेनिंग दें, और बहुत सारे बच्चे उसमें से आए हैं जो आज अच्छा काम कर रहे हैं, जो जिनको ट्रेनिंग मिली। मैं ये तो नहीं कहता कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया होगा, लेकिन अगर एक बात भी उन्होंने वहाँ से कुछ अच्छी सीखी और उसका उन्होंने पालन किया। जैसे हम उनको बताते हैं कि मीडिया लॉज क्या होते हैं, कि अगर कोई नाबालिग आरोपी है तो उसका चेहरा, उसके नाम को जाहिर नहीं करना। अगर कोई सेक्सुअल असोल्ट का केस है तो उसमें पीड़िता की पहचान को जाहिर नहीं करना। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये बड़ी बातें हैं कानून के लिहाज से। आप जेल में जा सकते हैं। तो अगर किसी को ये बात समझ में आ गई और अगली बार उसने वो रिपोर्टिंग में उससे बच गया वो, तो उसके लिए वो फ़ायदा हो गया। अदरवाइज वो नॉट जस्ट अबाउट स्किल्स। एग्जैक्टली, इट इज़ अबाउट लाइक सम सीरियस थिंग्स। आपको अपने आप में उनको लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुजन यूट्यूबर्स मीट एक अच्छा इनिशिएटिव रहा, जो अभी तक बहुत सारे सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे चुका है, और काफ़ी मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एंड यू आर वन ऑफ देम। आई एम सो हैप्पी। आप देखो, आप यूट्यूबर मीट में आए और आज आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपने भी वहाँ से यहाँ तक की यात्रा तय की है। उसमें कितनी सारे पड़ाव रहे होंगे वो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। फर्स्ट मीट में मैं एकदम चुप सा था। सेकंड में मैं थोड़ा एक्टिव हुआ। हाँ। तीसरे में मैं कोर टीम में आया, और चौथे में मैंने 2 क्लास ली। वाह, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, और वी आर सो हैप्पी टू हैव यू। क्योंकि हमारा भी मकसद यही होता है कि हम किसी बड़े सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट को तो बुलाते हैं ताकि आप किसी बेस्ट आदमी से सीखें, लेकिन जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से भी अगर किसी में पोटेंशियल है तो वो भी अपनी स्किल्स को शेयर करें और बांटें। तो वही एक नज़रिया था उसके पीछे। और अपने लोग बिल्कुल हमें तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके भरोसे तो हम नहीं रह सकते। अगर हमें मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी जाना है तो हमारे अंदर हम मेरिटोरियस होने चाहिए। हम मेरिट के वी आर बोर्न मेरिटोरियस, वी आर बोर्न मेरिटोरियस। हमारे अंदर बहुत मेरिट है। ये मेरिट का पूरा हल्ला जो है, ये कुछ उन लोगों ने बना के रखा है जो कान पे जनेऊ लपेट के मूतते हैं, और उनमें मेरिट के नाम पे बस यही है, उनके वही प्रिविलेज है कि हाँ ऐसा ही करना है। तो ये मत मानो कि वो कहेंगे तब हमारे अंदर मेरिट होगी कि नहीं होगी। हम बहुत मेरिटोरियस लोग हैं। अब सोचो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिनको क्लासरूम के बाहर बिठाया, जिन्होंने झाँक के किसी क्लासरूम में क्या चल रहा है वो देख के पढ़ा, जो बाहर बैठे और फिर वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी बन गए। तो वो हमको एक जेंटल पुश चाहिए भाई। हमारे लोग बहुत काबिल हैं। अब किसी ने सोचा था कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे जर्नलिज्म होगा? जो लोग वहाँ हमारे बारे में अनाप शनाप जोक्स लिखते थे, चुटकुले लिखते थे, हमारे बारे में भद्दी टिप्पणियाँ करके वहाँ पर सैडिस्ट प्लेजर महसूस करते थे सोशल मीडिया पर, और आज आपने और हम सब लोगों ने मिलके सोशल मीडिया को एक हथियार बना दिया जर्नलिज्म का। तो हम बहुत क्रिएटिव लोग हैं, बहुत मेरिटोरियस लोग हैं। वो वहाँ बैठ के अगर मतलब जर्नलिज्म करना उनकी मेरिट है, तो आप सोचिए कि अंजना ओम कश्यप जो कर रही है, जो वो काम कर रही है, क्या वो मेरिट है? जो एक उनका वीडियो है जो नंबर सही से नहीं बोल पा रही हैं, वो 25, 26, 75 ऐसे कंफ्यूज होती हैं वो, मतलब जोड़ना है, दो अंकों को जोड़ करना है, उसको वो नहीं कर पा रही है, वो मेरिट है क्या? श्वेता जो है वो 2000 के नोट में सुधीर चौधरी चिप ढूंढ रहे हैं, वो मेरिट है क्या? अगर वो ऐसी गलती करते हैं तो उनको जॉब से नहीं निकाला जाता। हाँ, क्योंकि उनका, मैंने बोला ना, एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब है। और आप जब किसी क्लब के सदस्य होते हैं तो आपको कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, कुछ विशेषाधिकार होते हैं। जैसे आपको मनचाही शिफ्ट मिलेगी, आपको मनचाहा काम मिलेगा, आपके आइडियाज़ को हमेशा वैलिडेशन मिलेगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। वहीं आप दलित बहुजन बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं तो हमेशा आपकी काबिलियत को चैलेंज किया जाएगा, आपको नीचा फील कराया जाएगा। आपके अगर कोई छोटी सी भी गलती होगी तो आपके पूरे समाज को गाली दी जाएगी, और आपको जॉब तो मतलब रिस्क पे हमेशा रहती है, वो कभी भी जा सकती है। अब देखिए, सुधीर चौधरी ने जो किया उसके बाद नहीं उनकी जॉब गई ना। अब सरकार उनको 15 करोड़ रुपए का पैकेज पे एंकर बनाया है। तो सवर्णों के साथ ये प्रिविलेज है कि उनको उनकी जाति का होने की वजह से बहुत प्रिविलेज मिलता है। मतलब कितने ख़राब लोग वहाँ काम करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। हम जब ABP न्यूज़ में थे तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी 2014 में चुनाव जीते थे, तो बॉम्बे में एक साइंस कांग्रेस हुआ था, जिसमें मोदी ने कहा था कि गणेश जो है वो पहली प्लास्टिक सर्जरी हैं। और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया के उस कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करके चले गए थे कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे, वो वर्ल्ड साइंस कांग्रेस जैसा एक बड़ा कार्यक्रम था। तो हमारी जो एंकर थी उसमें वो खबर पढ़ रही थी कि मोदी जो है साइंस कांग्रेस में हिस्सा लिए, और उसके बाद वो आके उस समय में टिकर पे होता था। टिकर होता है जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं और जो नीचे स्क्रॉल
रोल चलता नीचे रहता वाला है, headline जो जैसे। नीचे जो चलता रहता है हमेशा, उसको टिकर कहते हैं। तो मैं उस पर मेरी शिफ्ट थी और वो मुझसे आके कहती है कि अरे मोदी तो बीजेपी में है, ये कांग्रेस के प्रोग्राम में क्या करने गया है? तो उसको लग रहा था कि साइंस कांग्रेस का मतलब है ये जो कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है वो उसमें चला गया। तो आप सोचिए उनकी मेरिट किस लेवल की है, मतलब किस लेवल का मतलब बहुत हंसी आएगी आपको अगर हाँ। उनको आप एंकर को लिख के कुछ ना दे तो कई बार वो बोल नहीं पाते, वो सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं, मतलब अकबक आ जाएंगे, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, वो बस टीपी रीडर हैं, टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ते हैं और वो भी प्रोड्यूसर लिख के देता है। या तो उनकी मेरिट तो मतलब क्या ही कहें उनके मेरिट का। मैं तो उनके बहुत क्लोजली मैंने उनको देखा है। और वो प्रोड्यूसर कभी कभी मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से हो सकता है, लेकिन वो एंकर हमेशा वही होते हैं। एंकर तो क्योंकि एंकर फेस है, आप देखिए एंकर्स की आज अगर आप आमदनी देखेंगे तो सुधीर चौधरी 15 करोड़ रुपए कमा रहा है, और आप जर्नलिस्ट एक ज़माने पे देखते थे वो बेचारा खद्दर की जो है कुर्ता पहन के और एक बैग लटका के और जो है वो पोपट लाल चल रहे हैं। तो वो कितनी अभाव की जिंदगियां होती थी जर्नलिस्ट की। लेकिन आज जर्नलिज्म एक सेलिब्रिटी वाला पेशा है। अब वो लड़की एक करली टेल्स कोई है, क्या नाम है उनका, काम्या या कुछ शायद नाम है उनका, उसको अभी 5 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। उसको कुछ सरकार की कुछ योजनाओं पे कुछ बनाना, 4 वीडियोस में से सारा रील निकल रहा है उसमें, रील्स निकल रहा है। तो वो आप सोचिए करोड़ों रुपए अब इस फील्ड में आ गए हैं, और सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जर्नलिस्ट जीते हैं। वो जब एयरपोर्ट पे जाएं तो वहाँ पेपराजी उनके फ़ोटोज़ लेते हैं, उनके साथ लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, इन्फ्लुएंसर उनके जैसा बनना चाहते हैं। वो करोड़ों की गाड़ियाँ और करोड़ों के घर में रहते हैं, उनके चारों वैकेशंस में से डॉक्यूमेंट्रीज हैं। में चैट जीपीटी यूज हुआ है ऐसा लगता है देखने पे। तो मेरिट का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी मेरिट है। तो वो लोग बहुत ही इसमें मतलब मज़े ले रहे हैं जर्नलिज्म की, और जर्नलिज्म के नाम पे देश को दे क्या रहे हैं, वही तोड़ रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वही मुद्दा भी है आज का मेन, कि कंटेंट क्रिएशन इतनी हावी सी हो गई है आजकल हर जगह, और खासकर हम जिस तबके से आ रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है जी। तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पत्रकारिता करनी है, हम तो बहुत पहले से मेरिटोरियस हैं। बाबा साहब ने तो स्टार्टिंग से पत्रकारिता की, बुद्धा ने तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे अब ज्ञान अपने पास नहीं रखना, मेरे को स्प्रेड करना है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो हमारा मेन सवाल है, जो कंटेंट क्रिएशन है और जो जर्नलिज्म है, इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है और इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? बहुत ही गंभीर सवाल है, और मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में और भी रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हर कोई कंटेंट क्रिएटर है और हर कोई जर्नलिस्ट है। मतलब हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं तो कोई भी माइक उठा के बोलता है देखिए ये ऐसा कर रहे हैं, देखो देखो, तो कौन देखेगा? कौन उस जर्नलिज्म की परख करेगा? मतलब हर कोई जर्नलिस्ट अगर बन गया है, लेकिन उसमें जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं, है ना? लेकिन आज अगर आप भारत के मीडिया की हालत देखो तो जो काम मीडिया के लोगों को करना चाहिए था वो आज कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं। मतलब जो इंफॉर्मेशन या सरकार से सवाल पूछने का काम एक जर्नलिस्ट को करना चाहिए भारत के न्यूज़ रूम्स में, अखबारों में, वो तो दलाली कर रहे हैं, वो तो सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं आज भारत का मीडिया जो है, मनुवादी मीडिया। और कुछ कंटेंट क्रिएटर सरकार से सवाल कर रहे हैं, और वो काफ़ी प्रभावी बन गया है, काफ़ी कहीं की सूचनाओं के लिए एक मुख्य स्रोत बन गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से कंटेंट क्रिएशंस भी हो रहा है। लेकिन कुछ लोग उसमें आप देखेंगे जो सिर्फ सनसनीखेज़ काम कर रहे हैं, जो सिर्फ हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं, वो उसको हमें कुल मिला के डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल्स और कुछ चीज़ों के ज़रिए आपको चाहूँगा कि आप इस तरह से समझें। पहले तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जर्नलिज्म क्या होता है। हम जब क्लासरूम में थे तो हमें बहुत सारी डेफिनेशंस बताई गई जर्नलिज्म की, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत समझ से एक परिभाषा को सही मानता हूँ। जर्नलिज्म इज़ नथिंग बट टू रेज अ क्वेश्चन मार्क। पत्रकारिता सवाल उठाने के अलावा कुछ नहीं है। आपको सवाल उठाना है, क्या गलत है, क्यों गलत है, कौन जिम्मेदार है, इसके पीछे क्या वजह है, ये किसी व्यक्ति को कुछ सुविधाएं मिलनी थी उसको क्यों नहीं मिली, कोई फ्लाईओवर सही बनना था वो नहीं बन रहा, कोई ग्रांट आना था, कोई फेलोशिप आनी थी, कोई स्कॉलरशिप्स आनी थी, लोगों की भलाई के काम होने थे, सरकार ये क्यों नहीं कर रही, अरावली को क्यों काटने के नियम बना दिए गए, उसमें क्यों परिवर्तन आया, दिल्ली में क्यों प्रदूषण है, ये सिर्फ आपको सवाल करने हैं।
यही जर्नलिज्म की मुख्य परिभाषा है। बाद में फिर उसको लोकतंत्र का चौथा खंभा और तमाम अलग अलग परिभाषाओं से जोड़ा जाता है। तो जर्नलिज्म बेसिकली सवाल उठाना है, जो आज भारत का मीडिया अगर आप देखेंगे तो वो सवालों को दबाता है ना। अब जैसे अरावली पे आप देखें कि अगर अरावली ख़त्म होता है तो हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया बर्बाद हो सकता है, हिमालय बर्बाद हो सकता है। वो बहुत ही बड़ी एक भौगोलिक घटना होगी जिससे हम बहुत ही मुश्किल झेलेंगे आने वाले समय में। लेकिन रजत शर्मा, उनका वीडियो एक वायरल हुआ, मुझे नहीं पता वो वीडियो सही है कि नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली कटोरे की तरह बीच में है और चारों तरफ ऐसे तीन तरफ से अरावली से घिर गया है, इसलिए वो पोल्यूशन यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो आप सोचिए, रजत शर्मा को एक जर्नलिस्ट के तौर पे सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि आपने दिल्ली को कैसे गैस चैम्बर बना दिया, कितना लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन वो सरकार का बचाव कर रहे हैं। वहीं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स सवाल कर रहे हैं लोगों से। तो हमें पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स में भी एक कैटेगरी बनानी चाहिए कि कौन से अच्छे क्रिएटर्स हैं और कौन से सनसनी क्रिएट करने वाले जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर हैं, क्योंकि यही समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। क्योंकि उसमें फिर आपको थोड़ा सा आपकी सेंस लगानी चाहिए, कॉमन सेंस लगानी चाहिए। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज़ सच नहीं होती है, उसके कई पक्ष हो सकते हैं। तो आपको उसमें से भी थोड़ा अपना अकल लगानी चाहिए। हर कंटेंट को आप कंज्यूम मत करिए। जैसे आप समाज में रहते हैं, आप बाज़ार जाते हैं, वहाँ कुछ भी बिक रहा हो तो सब कुछ उठा के नहीं खा लेते ना। आप देखते हैं कि वो हेल्दी है कि नहीं है, वो स्वादिष्ट है कि नहीं है, उसमें सही तेल का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ठीक ठाक से बना है कि नहीं बना है, हाइजीनिक है कि नहीं है। तो वैसे आपको कंटेंट में भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। हर चीज़ उठा के सोशल मीडिया से ग्रैब मत कीजिए, अपने अंदर दिमाग में मत डाल लीजिए, क्योंकि वो ख़तरनाक होगा। बहुत मिस इन्फॉर्मेशंस भी सोशल मीडिया पर होती हैं। तो हमें पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कौन सीरियस कंटेंट क्रिएटर है और कौन सिर्फ ऐसे लफाजी वाला कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। लेकिन जब ये डिफरेंस हम कर लेंगे तब हम इसकी कंपैरिजन जर्नलिज्म से करेंगे। मैं आज के मीडिया की जर्नलिज्म से परिभाषाओं से इसको कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो वाकई में जर्नलिज्म है उसी की परिभाषाओं से अगर हम इसको समझेंगे तो हम एक बेहतर समझ बना सकते हैं। जैसे जर्नलिज्म का मतलब है सवाल उठाना। अब कंटेंट क्रिएशन जो है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो सवाल उठाने की बजाय कई बार कमेंट्री करता है। वो किसी घटनाओं पर, किसी चीज़ों पर कमेंट्री करता है। अब जैसे कोई पुल गिर गया तो एक जर्नलिस्ट उस पुल को बनाने वाली कंपनी कौन थी, किसने बनाया, कितने का बजट था, कि कब ये टेंडर पास हुआ था, किस क्वालिटी का मटेरियल लगा है, उसके पीछे की घटनाओं को, तथ्यों को जांचने की कोशिश करेगा। और कंटेंट क्रिएटर उस पर सिर्फ कमेंट्री कर सकता है कि अरे देखो सरकार भ्रष्ट थी, या ये लोग भ्रष्ट थे, करप्शन का नमूना है, ऐसा बना दिया। तो उसमें फ़र्क है। आप कंटेंट क्रिएशन जब आप कर रहे हैं तो आप कई बार सवाल नहीं उठाते हो, आप सिर्फ कमेंट्री करते हो। लेकिन एक जर्नलिस्ट ग्राउंड जीरो पर जाएगा, फैक्ट चेक करेगा, आरटीआई लगाएगा, उसका काम अलग है। आप जब कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आपकी जो रुचि है वो हाइप क्रिएट करने में होती है, ताकि आपको इंगेजमेंट आए। आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आपके पास आ जाएं, ज़्यादा लोग आपको फॉलो करने लगें, तो आप उसमें हुक लगाएंगे, कंटेंट क्रिएशंस की अपनी जो आपकी स्किल्स होंगी उसको दिखाएंगे। लेकिन एक जर्नलिस्ट, जो असली जर्नलिस्ट होगा, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। वो फैक्ट्स को, सच को सामने लाने की कोशिश करता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सच के साथ में जाए और वो जनता उसको देखे जिसका कुछ असर हो। ये एक डिफरेंस आपको जर्नलिज्म और क्रिएशंस में दिखेगा। तीसरी चीज़, कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं वो, उनका जो अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी जवाबदेही होती है, वो किसी के प्रति होती नहीं है। मतलब आप किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो। आप बना रहे हो कंटेंट, बनाए जा रहे हो, जिसको फॉलो करना है कर ले रहे हैं, आप अपना एक कल्ट बना लो, उसको लोग फॉलो करेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन एक जर्नलिस्ट की अकाउंटेबिलिटी है, वो देश के संविधान के प्रति अकाउंटेबल है, उसको हमेशा संवैधानिक दायरे में रहना है, कानूनी दायरे में रहना है, उसे देश की जनता को जवाबदेह बनाना है, वो जनता के प्रति भी जवाबदेह है कि उसके भलाई का उसने काम किया कि नहीं किया। आप वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएटर्स में नहीं देखेंगे, वो आपको मिसिंग लगेगी, क्योंकि उनको आप देखिए, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो फॉलोवर्स लाते हैं, एक धारा से जुड़ते हैं, फिर अचानक से स्विच कर लेते हैं, दूसरी धारा में चले जाते हैं, या वो अपना अकाउंट बंद कर दें, या अपने अकाउंट में अपना जिस लाइन से उनका कंटेंट जाता था उसको बदल के किसी दूसरी तरह का कंटेंट लाने लगे, लफाजी करने लगे। तो उनके पास में वो एक कहीं की स्कोप होता है और वो उनकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा निर्धारित नहीं होती। बात बोली सर, तो ये जनरल परसेप्शन था हमारा। मैं इसको थोड़ा सा
अपने स्तर पे लेके जाएं, हमारे समाज से जुड़ी बातों पे लेके जाएं, तो वहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम हैं, सेकेंडरी पत्रकारों की संख्या तो उससे भी कम है, कंटेंट क्रिएटर्स कम से कम हैं जी। लेकिन उनका ये है कि दे आर नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल। उनके अंदर जो बेसिक समझ होनी चाहिए कि अगर वो कुछ भी न्यूज़ पे अपना कंटेंट बना रहे हैं तो उनका प्राइमरी सोर्स की जगह पे वो हो सकता है किसी नेता का बोल देते हैं वो, जबकि वो वो सही नहीं सही ना हो तो फिर ऑल्सो हमारे लोगों में भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स रहे हैं जो पहले शायद राइट विंगर्स थे या कहीं और से थे, अब वो उनको लग रहा है कि बाबा साहब की मार्केट बन गई है एक तरीके से, तो उनका नाम बहुत यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए कम्युनिटी जर्नलिज्म के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें। एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब एक जर्नलिस्ट काम करता है तो उस जर्नलिस्ट की रिपोर्ट को, है ना, आप सदियों तक रेफरेंस के तौर पे रखते हो कि उस समय आप देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जब हिंदू कोड बिल नहीं पास हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या छपा था, हम आज भी उसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे अपने रिसर्च में, अपने थीसिस लिखना हो, कुछ लिखना हो, तो उस समय की अखबारों को भी हम मीडिया रेफरेंसेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो सबूत की तरह इस्तेमाल होती हैं। लेकिन क्या किसी कंटेंट क्रिएटर की रील को, उसके कंटेंट को क्या आप रेफरेंस मान सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको कई बार भरोसा ही नहीं होता वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबल वाला काम होता है। और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी ऑडियंस, उसकी रीच, उसकी एंगेजमेंट, उसकी एल्गोरिदम, उसकी फॉलोइंग। अब एक जर्नलिस्ट के लिए फैक्ट्स, जनता यानी जिसके लिए वो काम कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा है जनता, संविधान, कानून और इम्पैक्ट, प्रभाव, कि जो वो काम कर रहा है उससे कितना प्रभाव पड़ा। तो कंटेंट क्रिएटर्स कई बार उस परिभाषा में फिट नहीं होते हैं। वो एक जर्नलिस्ट से उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ऑथेंटिक उस तरह का काम कई बार कर पाते। लेकिन चूंकि अभी भारत के मीडिया की हालत इतनी ख़राब है, इतनी गंदी पत्रकारिता है कि कंटेंट क्रिएटर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं रेदर देन। अब तो कंटेंट क्रिएटर्स भी खरीदे जा रहे हैं ना, उनको स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया जा रहा है बाकायदा। हाँ, लेकिन उसमें दलित बहुजन यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स नहीं है, वो हमारे लोगों को तो उधर भी जगह नहीं है। बाकी तो अब ये जो हम कर्ली टेल्स का जब एग्जांपल दिया, 4 करोड़ रुपए सोचिए आपको रील बनाने के मिल रहे हैं। वो पूरा इंडस्ट्री एक तरीके की लॉबी का हिस्सा है जिसमें शामिल लोगों को कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। अभी जब हम जा रहे थे हैदराबाद में, तो भोपाल में हम लोग रात में रुके, मैंने वहाँ देखा कि भोपाल में पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें जो एमपी गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंसर कुछ क्रिएटर्स का एक बड़ा कंपटीशन सा करा के उसमें अवार्ड दे रही है, पैसे दे रही है। तो वो उसमें देखिए हमारे एक भी आदमी नहीं है जिसको वो बुला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को, अगर आप कास्ट पे काम करते हो, आप अम्बेडकराइट मसलों पे काम करते हो, तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। आप लफाजी कर रहे हो, आप एंटरटेनमेंट में हो, आप इंफोटेनमेंट में, आप डांस कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप खाम खा की फालतू चीज़ें कर रहे हो, तब आप चले जाओगे। लेकिन हमारे जो सीरियस काम करने वाले लोग हैं उनको वो कभी नहीं बुलाते हैं। आपका जो सवाल है ये बहुत मतलब मुश्किल हालात हो गए हैं, क्योंकि अम्बेडकरिज्म को कई लोग मार्केट की तरह देखते हैं कि आप सोचिए कोई रैपर है, वो गाना गाए और उसकी गाने में कोई पता चले बहुत अच्छा दम नहीं है या उसने बहुत अच्छी कंपोजिशंस या गीत नहीं लिखे हैं, तो क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ कई बार वो सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन अगर वो कास्ट के ऊपर रैप करने लगे या कास्ट के ऊपर गाना गाने लगे तो उसको एक नीश ऑडियंस मिल जाती है और एक कम्युनिटी का सपोर्ट उसको मिल जाता है, जिससे वो पॉपुलर होने की गुंजाइश उसकी ज़्यादा होती है। तो कास्ट एंड अम्बेडकरिज्म सम टाइम इज़ अ मार्केट फॉर सम पीपल। तो वो लोग देखते हैं कि जैसे हमने जर्नलिज्म में भी कुछ लोगों को देखा जिन्होंने 20 साल 25 साल नौकरियां की बिना किसी को ये बताए कि उनकी जाति क्या है। जब उनको नौकरियों से निकाल दिया गया तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोल ली और अपने आप को खुद को दलित बहुजन के तौर पे एक आइडेंटिफाई किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया और जय भीम बोल के इस तरह की परिभाषाएं इस्तेमाल करके वो फिर अपना ही एजेंडा सेट कर रहे हैं। लेकिन एक लबादा उन्होंने ओढ़ लिया अम्बेडकरिज्म का। आपको कई सारे क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट भी ऐसे मिलेंगे, नॉट ओनली क्रिएटर्स बट द जर्नलिस्ट ऑल्सो। तो उन्होंने वहाँ बहुत इंडस्ट्रीज़ में काम किए, लेकिन जब वहाँ से निकाल दिए गए तब कहीं कुछ ठिकाना नहीं बचा। तो उनको लगता है कि आप चलो ये लबादा ओढ़ लो और चले जाओ। जैसे बहुत सारे हमारे अधिकारी
जब नौकरियों में होंगे तो वो कभी हमारे समाज के कार्यक्रमों में नहीं आएंगे, हमारे समाज के लोगों से मिलेंगे नहीं, हमारे समाज के मोहल्ले में घर नहीं खरीदेंगे, फिर वो दूसरे सेक्टरों में कहीं दूसरी जगह पे जाके घर खरीदेंगे। और लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर उनको वो, क्योंकि ना तो उनके रिश्तेदार उनसे बात कर रहे होते हैं, ना उनके बच्चे उनसे बात कर रहे होते हैं, वो विदेश चले गए होते हैं या कहीं बाहर होते हैं और अब वो अकेले हैं बुढ़ापे में, तो फिर वो उनको समाज याद आता है, वो समाज के कार्यक्रमों में आएंगे, वो चाहेंगे कि लोग उनको स्पीकर के तौर पे बुलाएं, उनके किस्से कहानियाँ सुने, उनको बुके दें, फूल गुलदस्ते पकड़ाएं, माला पहनाएं, तो कई बार फिर वो उसमें आते हैं। तो तभी मैं बोलता हूँ कि आप रिटायरमेंट के बाद क्रांतिकारी बन जाते हो, लेकिन जब आप सर्विस में होते हो तब अरे मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, बताओ तुम कोई आतंकवादी गतिविधि कर रहे हो क्या, तुम कोई ऐसी एंटी नेशनल कोई एक्टिविटी कर रहे हो क्या, समाज के कार्यक्रम में आओगे तो क्या हो जाएगा, डरते हैं लोग। तो कई बार लोग सुविधानुसार अम्बेडकराइट बनते हैं, सुविधानुसार अपनी आपको दलित बहुजन के तौर पे पेश करते हैं कि उन्होंने एक समय जाति को छुपाया और उस समय सवर्णा की तरह व्यवहार किया और उस प्रिविलेज को एंजॉय किया, but later on when they were exposed to their caste identity or they are victim of caste based discrimination, they are kicked out from that lobby, and then they realize कि अरे अपन तो दलित हैं, अपन तो अभी हमको इनका लेना पड़ेगा मामला। तो ये सुविधानुसार अम्बेडकरवादी बनना कई बार बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और कंटेंट क्रिएशन में इसकी भरमार हो गई है। मतलब इतने लोग आ गए हैं जो अब दूसरी समाज के, जैसे कई बार लोग होते हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे खासकर, कि वो जाति या हमारे बाबा साहब के बारे में कुछ तरह की कमेंट्री करेंगे और फिर उसके रिस्पॉन्स में हमारे लोग कमेंट्री करते हैं और एक दूसरे का टसल बन जाता है, एक तरह का टसल हो जाता है। वो उधर से कुछ करते हैं, फिर हमारे लोग इधर से करते हैं, तो वो एक रिएक्शन वीडियोस बनते हैं और वो काफ़ी पॉपुलर भी होते हैं। मतलब लोग उसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उन पे ना, कंट्रोवर्सी होते हैं, लोगों को कंट्रोवर्सी कई बार पसंद आती है, या अरे देखो उसको जवाब दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इस तरह की जब बातें होती हैं कि अरे देख लेंगे, घर में घुस के बता देंगे, ये जो भाषा वाली है, कास्ट प्राइड वाली बातें हैं, तो वो कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हैं क्योंकि आप उस सेंसिटिविटी को महसूस नहीं कर रहे हो जिससे आपके समाज के लोग पीड़ित हैं। आप अगर सोचिए, मैं किसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं जाऊं, अभी मैं नांदेड़, हम हैदराबाद से आते हुए नांदेड़ गए और वहाँ हमने वो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की जो ऑनर किलिंग केस हुआ था। अगर मैं वहाँ जो आरोपी हैं उनके मोहल्ले में जाके बहुत सनसनीखेज बातें करूँ, बहुत कि अरे इनका ये होना चाहिए, इनके साथ ऐसा करना चाहिए, तो हो सकता है वहाँ पे जातीय तनाव बढ़ जाए, क्योंकि ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में आपका हर मूव कैलकुलेट किया जाता है। आपको किस भाषा का इस्तेमाल करना है, आप तो करके निकल आओगे, लेकिन लोग वहाँ रह रहे हैं भाई, उनके साथ उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी वही है, एक ही गांव एक मोहल्ले के लोग हैं, उनकी ज़रूरतें एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप कभी भी जाके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया पे उसका कोई मीटर नहीं है, कोई उसका फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी लोग बोल रहे हैं कास्ट प्राइड पे। अब कोई बैठा है इलाहाबाद में, कोई बैठा है नोएडा में, कौन आ रहा है यहाँ से थार लेके, वही कौन जा रहा है उधर। यहीं पे सवाल उठता है कि इन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं विद इन दी कम्युनिटी, उनके क्या एथिक्स और जो उनका बायसनेस वाला नेचर होता है उसमें कितना हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। देखो, मेरी नज़र में मैं कंटेंट क्रिएशन को या जर्नलिज्म को, अगर आप उसको अम्बेडकरवादी नज़रिए से करेंगे तो मैं उसको बहुत जिम्मेदारी वाला काम मानता हूँ। अगर आप डांस करते हैं, आप देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे पुरुष आजकल महिलाओं का गेटअप लेके और डांस करते हैं, मेकअप करके, घाघरा चोली पहन के, और उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। आप उस तरह का काम कर रहे हो, आप सिंगिंग का काम कर रहे हो, आप इंफोटेनमेंट में हो, आप कोई फिल्मों पे रिव्यू कर रहे हो, आप किसी भी तरह का अदर देन अम्बेडकराइट या कास्ट इश्यूज़ के अलावा कुछ कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि वो फन एलिमेंट होता है, उसमें आप कुछ भी कीजिए। पुनीत सुपरस्टार जो है वो भी तो दलित है, पुनीत सुपरस्टार इज़ ए दलित पर्सन, बट वो क्या कर रहा है उस पर हम कभी चिंता जाहिर नहीं करते, है ना। वो नाले में लेट रहा है, वो गोबर खा रहा है, वो कई बार इस तरह की कंटेंट क्रिएट कर रहा है, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट हिम कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको देखने वाले आदमी को भी पता है कि ये सीरियस नहीं लेना है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से है, सीरियस लिए जा रहे हैं। हाँ, तो उसमें आपकी कॉमन सेंस भी तो होनी चाहिए ना, कि आप लोगों को लगे कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन ख़राब काम कर रहा है। जनता से बड़ा कोई भी फिल्टर नहीं होता, जनता से बड़ा कोई भी जज नहीं होता।
अब जो ये लोग आ गए हैं हमारी कम्युनिटी में भी कि उन्होंने मैं जैसे कई देख रहा हूँ कि कुछ लड़के जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं बट वो बाबा साहब की तस्वीर लगा के या जिम में अपने वो वर्कआउट करते हुए बाबा साहब के गानों पे अपने जिम के वीडियोस बनाते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो होता है अपनी कास्ट को लेके कंफर्टेबल होना, क्योंकि कास्ट को लेके बहुत बार हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते, हमारा एक ट्रॉमा होता है, हमारे दिमाग में बहुत कुछ उससे जुड़ा होता है, बचपन की बहुत बुरी बुरी यादें होती हैं, जाति के नाम पे ताने उत्पीड़न बहुत कुछ उससे जुड़ा होता है। तो बहुत लोग अपने आप को दलित आइडेंटिफाई कराते हुए अपने आप को चमार, भंगी, धानक, मांग, महार, मेहतर, डोम, वाल्मीकि, लाल बेगी बताते हुए शर्माते हैं कई बार, क्योंकि आपकी पीड़ा उसमें जुड़ी होती है। तो एक चीज़ तो ये कि आप अपनी कास्ट को लेके कंफर्टेबल हो गए कि नहीं, मैं अगर हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आई शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ बीइंग अ दलित। एक पॉइंट ये है कि आप अपनी कास्ट को लेके कंफर्टेबल हो गए और अपनी कास्ट को असर्ट कर रहे हो, एक कास्ट असर्सन आपकी तरफ से आ रहा है। दूसरी चीज़ है कास्ट पे प्राइड करना, दैट यू आर प्राउड ऑफ योर कास्ट, है ना, और उसको शोकेस करना दूसरों को ये जताने के लिए कि वी आर बेटर देन यू। वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी हम उनको देखें कि जो दलित समाज के क्रिएटर इस तरह का काम कर रहे हैं वो इतनी हद तक नहीं जा रहे जितने बाकी जो ओप्रेसर कम्युनिटीज़ हैं जिस तरह की वो बातें करते हैं। वो तो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, किसी को पीटते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो किसी के घर में घुस जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, हथियार लहराते हैं, बदमाशों की तरह बैठ के वो हुक्का पीते हुए धमकियाँ दे रहे हैं। तो वैसा काम हमारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो भी हम उनको एक माफ़ी देंगे कि ठीक है, आपको कई बार अपने आप को दलित आइडेंटिफाई करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बहुत मुश्किल फ़ैसले लेने होते हैं। भाई, आप जब बता देते हैं कि आप दलित हैं, अगर आप उस समाज में रहते हैं एक दलित के तौर पे, हो सकता है आपको बहुत कुछ झेलना पड़े। आपने सर कास्ट प्राइड की बात की, मैंने इस टॉपिक पे बहुत पहले मैं बहुत ज़्यादा रेडिकल था कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, लेकिन जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, जैसे अम्बेडकर जयंती पे मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो वहाँ पे आपने हाथरस का एक गांव जहाँ पे एक लड़की के साथ में बहुत गलत हुआ, पूरा वो ठाकुर डोमिनेटेड एरिया है, उसी गांव के जस्ट पास में अम्बेडकर जयंती निकल रही है और वहाँ पे गाना चल रहा है उधम सिंह का फैन, मैं हूँ छोरा चमार का, ऐसे करके लिरिक्स हैं उसके। मैं पूछ रहा हूँ कि ये गाना क्यों चला रहे हो, और वहाँ पे एक लेडीज़ मेरे को बोलती है कि हमारा जाटव समाज आगे बढ़ रहा है। तो एक ये चीज़ भी है। तो कास्ट प्राइड का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाएंगे तो हमें ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। मुझे आपसे जानना है आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि मैं तो इसके बाद में काफ़ी बैलेंस हुआ। फिर देखो, कास्ट पे अगर आपको जाति की समझ बनानी है, कास्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा एक्सपर्ट आज तक हमारे पास नहीं है। तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग्स को रेफ़र करना चाहिए। तो उनका जो थीसिस था जो उन्होंने कोलंबिया में दिया था, कास्ट जेनेसिस, तो कास्ट जेनेसिस का भी आप रेफरेंस लेंगे, या फिर जो एनालिसिस ऑफ कास्ट है वो भी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि कैसे डॉक्टर अम्बेडकर कास्ट को देखते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कास्ट को एक बीमारी कहते हैं, दैट कास्ट इज़ अ डिजीज़, कास्ट इज़ नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड द हिंदूज ऑफ इंडिया, those who believe in caste, they are sick people. This is the wording of बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एनालिसिस ऑफ कास्ट में। वो कहते हैं कि ये बीमार लोग हैं, हिंदू समाज बीमार समाज है, ये कोई एक समाज या राष्ट्र के तौर पर एक नहीं है, ये जातियों का गिरोह है। हर जाति का व्यक्ति अपनी जाति के प्रति वफादार है, अपनी जाति के प्रति खुश है, वो किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ कितना भी बुरा हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो सबसे पहले, देश से भी पहले, वो अपनी जाति के बारे में सोच रहा है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अंडरस्टैंडिंग है और ये हकीकत है। आप देखिए, जो बलात्कारी लोग हैं, अब कुलदीप सेंगर बाहर आया तो उसके समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। क्या है, सपोर्ट कुलदीप सेंगर, एक बलात्कारी जो कि कोर्ट से कन्विक्टेड, जेल में रह के बाहर आया है। हमारा बिल्किश बानो के जो अपराधी बाहर आए तो उनको माला पहना के स्वागत किया गया कि ब्राह्मण है, अच्छे संस्कार हैं, लड्डू खिला के स्वागत किया गया। तो जाति सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है ना वहाँ पे, वरना तो कोई नहीं आता किसी के लिए, है ना। अब हमारी जो खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी थी वंदना कटारिया, पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में उसने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन टीम हार गई तो उसके घर पे हरिद्वार में पत्थर फेंके गए। वो हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है। तो जाति देखकर ही ये सारा काम होता है।
तो हमें ये देखना चाहिए कि जाति बनाई किसने और उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसने लिया। तो जो व्यक्ति जाति बनाने वाला है और वो सबसे ज़्यादा उसका लाभान्वित बेनिफिशियरी समाज है, उसको तो जाति को गर्व करने में मज़ा आता है, क्योंकि थानेदार उनकी जाति का, वकील उनकी जाति का, एसएचओ उनकी जाति का, जज उनकी जाति का, मुख्यमंत्री उनकी जाति का, मंत्री उनकी जाति का, तो वो तो बहुत प्रिविलेज में है। जिनकी जाति का कोई नहीं है, वो व्यक्ति जब अपनी जाति को कंफर्ट मानते हैं, ये एक तरह का विद्रोह है। कह रविदास खलास चमारा। आप सोचिए, जिस जाति को गाली की तरह इस्तेमाल किया गया, जिस जाति का नाम एक लेबल है, एक गाली है, भंगी कहीं का, चमार कहीं का, ये सुन के उस व्यक्ति के दिमाग में, दिल में कितनी पीड़ा होगी, जो व्यक्ति ये मान के बैठा है कि जाति व्यवस्था में वो सबसे नीचे है। उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा होगी। ऐसे माहौल में एक व्यक्ति जो अपनी जात बताने से डरता था, जो अपनी जाति को छुपा के रहता था, अब जैसे मेरा सरनेम चौहान है ना, तो बहुत बाहर लोगों को नहीं लगता था कि सौम्य चौहान एक दलित व्यक्ति है, तो वो बहुत बुरी भाषा का इस्तेमाल दलितों के लिए करते थे। तो कई बार मैं जानबूझ के मीडिया में उनसे ये सीखता था कि ये दलितों के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। जैसे हमारा इंडिया न्यूज़ में एक सक्सेना एक व्यक्ति था जो रिसर्च डिपार्टमेंट में था। वो बोल रहा था, एक दिन कैंटीन में हम बैठे थे, वो कहता था, अरे ये जो शुड्डू लोग होते हैं ये किसी काम के नहीं होते। तो मैंने बोला, शुड्डू क्या होते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। तो बोला, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, हमारा एक टीचर था शुड्डू, हम उसको बहुत परेशान कर देते थे, उसको पढ़ाने ही नहीं देते थे कॉलेज में। तो आपको कई बार वो अंदाज़ा होता है कि ये ओप्रेसर कम्युनिटीज़ हमारे बारे में क्या सोचती हैं, उनकी राय क्या है। तो कई बार मुझे वो जाति मेरी नहीं पता चली, लेकिन मुझे उनकी मेंटालिटी को समझने को मिला। तो वो जब मैंने अपनी जाति को बताना शुरू किया, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टी शर्ट पहन के जब न्यूज़ रूम में जाने लगा, वो न्यूज़ में आपकी एक फ़ोटो भी है जी, और वो फ़ोटो मतलब मेरे करियर पे कोई मुझे नौकरी नहीं देगा उसके बाद में। वो रिस्क भी मैं उठा के चल रहा। मतलब आप तैयार थे क्या? हाँ, आप तो मैं छोड़ने वाला हूँ। नहीं, मैं तैयार नहीं था। वो तो बहुत शुरुआती दिनों की एबीपी न्यूज़ की 2-4 साल की जॉब हुई थी, तब की बात है वो। लेकिन उसके बाद भी कई जगह काम किया। लेकिन वो पीड़ा थी, वो कुछ किस्से थे। उसके बाद फिर मैंने वो फैसला लिया था, क्योंकि एबीपी न्यूज़ में डिस्क्रिमिनेशन का मुझे सामना करना पड़ा। तो वो एक मेरा प्रतिरोध था, मैं एक विद्रोही रूप में था कि मैं हूँ दलित, तुम मेरे को बोल के दिखाओ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हाँ, मैं हूँ चमार, तुम मेरे को बोल के दिखाओ। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग अ चमार, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ बीइंग अ दलित, बिकॉज व्हाट बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर आई थिंक प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप एक लिमिट क्रॉस कर दो और सामने वाले को नीचा दिखाने लग जाओ। हाँ, अब हम इसमें बाबा साहब को अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो कास्ट बेनिफिशरीज लोग हैं उनके लिए तो जाति सम्मान है, उनका तो प्रिविलेज है, लेकिन जो उसके पीड़ित हैं उनके लिए वो एक स्टिग्मा है, एक धब्बा है उनके लिए, पूरा वो स्टिग्मा आ जाता है। वो व्यक्ति अगर अपनी जाति को स्वीकार कर ले और ये कहे कि अच्छा, मेरे को तुम अगर चमार कहोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं इसको गाली की तरह नहीं मान रहा, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ चमार, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ भंगी, तो मैं उसको जातिवाद नहीं मानता। अगर आप जिस गाने का जिक्र कर रहे हैं, मैं छोरा चमार का, उधम सिंह का फैन हूँ, बहुत ही इंस्पायरिंग गाना है। yes. कई यूपी के बच्चे जो जाटव समाज के गाने बनाते हैं, वो बड़े, मतलब आप देखेंगे बच्चे उसमें बहुत क्रिएटिव रील्स बना रहे हैं, बहुत अच्छा वो वायरल होते हैं उसमें। और जो बाकी समाज का व्यक्ति जब जाति को दिखाता है तो उसमें फ़र्क है। जब एक पीड़ित व्यक्ति अपनी पीड़ा को झेल कर, अपने एक्सपीरियंस से निकल कर उस पीड़ा का सामना करता है ना, वो अपराधी नहीं है। अगर कोई दलित व्यक्ति जिनको आपने जाति की इतनी गालियां दी, हमारी जाति के नाम को आपने, तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस में कितनी जातियों को गाली की तरह लिख दिया, हमारे लोगों को कितना बुरा भला बोला गया, वैसे माहौल से निकल के हमारे लोग कास्ट असर्ट कर रहे हैं, है ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने आप को कभी आइडेंटिटी नहीं छुपाई ना। वो चाहते तो दुनिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गए, वो एक एलीट लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस में हर जगह जाके एक अनटचेबल की आइडेंटिटी को कैरी करके उन्होंने वो दुनिया से डायलॉग किया और हमारे लिए हक अधिकार को सुरक्षित किया।
तो हम जब अपनी जाति को लेके जब उसको जाहिर करते हैं तो हमें उसमें कास्ट असर्सन देखना चाहिए कि वो क्या एक विद्रोह का तरीका है क्या। अब सदगुरु रविदास महाराज जब कह रहे हैं, कह रविदास खलास चमारा, तो वो उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो उनको चमार होने की वजह से चिढ़ा रहे हैं, जो उनको गाली दे रहे हैं उनकी जाति के नाम की। वो कह रहे हैं कि तुम बोलो, तुम्हारे लिए हम तो भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, हम तो मेहनत कश समाज के लोग हैं, हम मेहनत करके खाते हैं, हम तुम्हारी तरह भीख मांग के नहीं खा रहे हैं, हम तुम्हारी तरह दूसरों परजीवी नहीं है, हम प्रीडेटर नहीं है कि किसी और के उस पर मेहनत पे पले हैं, हम श्रमजीवी लोग हैं। तो ऐसे ही हमारे समाज के लोग भी उस कास्ट आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके उसको असर्ट करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हो या इस तरह के लोगों के लिए हो, कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप उसमें बह नहीं जाएं। जाति पर गर्व करने की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि कास्ट इज ए डिजीज एज पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। और बीमार होने पे कोई गर्व कैसे कर सकता है? अब किसी को कैंसर हो जाए, वो कहे कि मुझे कैंसर है, मैं बहुत आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ए कैंसर पेशेंट, तो वो चीज़ तो सही नहीं है। आप उस पर इस तरह से नहीं सोच सकते कि आपने अगर अपनी जाति को बहुत ही अपना पहचान बना लिया और उसी पर आप आगे बढ़ें और फिर आप धीरे धीरे ये सोचें कि अच्छा मैं तो बेटर हूँ, अदर देन मी जो दलित कम्युनिटीज़ हैं ये दे आर लोअर देन मी। तो फिर आपके अंदर वो भावना आएगी ना, वो आएगी, क्योंकि ब्राह्मणिज्म ऐसे ही काम करता है। ब्राह्मणवाद क्या है भाई? ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण होना नहीं है। ब्राह्मणवाद का मतलब है एक ऐसी मानसिकता जो अपने को जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर श्रेष्ठ माने और दूसरे को उसके जन्म जाति के आधार पर नीचा माने। तो अगर आप भी ये मानने लगें तो फिर आप भी उसी कैटेगरी में चले जाओगे। तो हमें इसमें बुनियादी फर्क करना है कि दलित बहुजन समाज के लोग जो जिन जातियों को एक धब्बे की तरह इस्तेमाल किया गया, उन जातियों को उन्होंने एक गर्व का विषय बना के अपने आप को आइडेंटिफाई किया, कंफर्ट किया, उस हद तक वो सही है। लेकिन अगर वो उसको अपनी पहचान ही बना लें और अपने आप को हमेशा उसी आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करें और वो दूसरों को थोड़ा नीचे समझने लगें, तो मुझे लगता है वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हमें बहुत उसमें इश्यूज नज़र आते हैं। लेकिन पॉपुलर कल्चर की अपनी अहमियत होती है। जो समाज है जिसमें बहुत आंदोलन चलते हैं, उसमें लोकल गाने, लोकल मुहावरे, लोकल कहानियाँ, वो सब अपने लेवल पे ही चलता है। अब आप जो मैं स्टूडियो में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी गांव में किसी व्यक्ति को समझ ही ना आ रहा हो, लेकिन उसको आपस में छोटी छोटी चीज़ें उनके व्यवहार में झलकती हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे मुझे किस्सा याद आ रहा है, मुझे एक बार किसी ने बताया था, एक कोई बुजुर्ग आदमी मुझे बता रहे थे कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसद गए तो वहाँ पर सब लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे और एक कुर्सी खाली थी बाबा साहब के लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कुर्सी को पकड़ा और अपने सिर पर ऐसे उठा लिया। तो लोगों ने पूछा, अरे तुमने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि मेरे समाज के लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, तुमने तो उनके लिए कुर्सियाँ रखी नहीं, तो कुर्सियाँ खाली करो। तो वो आदमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा था। वो आदमी हमारी एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन की बात कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता कि संविधान सभा में किस तरह की बहस के बाद हमको ये मिला। लेकिन उसको ये बात पता थी कि हमको बैठने के लिए कुर्सी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है, हमारे को रिजर्वेशन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत मेहनत से दिया है। तो वो छोटे छोटे मुहावरों में कई बार वो कहानियाँ, वो किस्से उस तरह से घुल मिल जाते हैं जिनका अपना बहुत महत्व होता है। तो ऐसे जो गाने हैं, जो इस तरह की जो रील्स हैं, कंटेंट क्रिएशंस की, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। क्योंकि पहले तो व्यक्ति जो अपनी जाति को ही धब्बा मानता है, उससे बाहर निकले और अपनी जाति को एक्सेप्ट करे, तो उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा? नेक्स्ट मूव होगा अम्बेडकरिज्म, नेक्स्ट मूव होगा बहुजन आंदोलन, नेक्स्ट मूव होगा बुद्धत्व की तरफ जाना। तो जो व्यक्ति इस समझ के साथ आ जाएगा, जो व्यक्ति अपनी कास्ट प्राइड को छोड़ के अपनी कास्ट आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके जब दुनिया में, समाज में अपने समाज के मसलों को समझने लगेगा, तो उसका अगला स्टेप वही है, वो अम्बेडकरवादी ही होगा, वो बौद्ध ही होगा, वो समतावादी ही होगा। वो अभी उस फेज में नहीं है, उसको वो कॉन्शियसनेस आ जाएगा। क्योंकि जैसे कांशीराम साहब ने जो किया, अब उन्होंने उस समय जातियां जो जिनका कभी जिक्र नहीं होता था कि वो जातियां अपना विधायक बना सकती हैं, मंत्री बना सकती हैं, बहुत छोटी छोटी जातियां, मतलब संख्या के लिहाज से, नॉट हैसियत के लिहाज से, संख्या के लिहाज से छोटी छोटी जातियां हैं, उनके लोगों को कांशीराम साहब ने मंत्री बनाया, उनके लोगों को विधायक बनाया। आज वो बड़े बड़े पदों पर हैं, आज वो राजनीति में मुख्य भूमिका में हैं। तो एक दौर में आप एक ही तरह की क्रांति देखते हैं,
है ना, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो काउंटर रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि वो ऐसे ही चलता है धीरे धीरे। तो उस समय पॉलिटिकल एक अपलिफ्टमेंट आया है ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में जो एक अपलिफ्टमेंट आया था जिसमें हमने धम्म की तरफ जाने की कोशिशें शुरू की, फिर पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट आया। अब ये एक एनलाइटनमेंट का दौर ये चल रहा है जिसमें हमारे समाज के लोग अब बड़ी संख्या में जागरूक हो रहे हैं अपने मसलों को लेके। तो मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह से ब्राह्मणवाद हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदू राष्ट्र का खतरा जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से अम्बेडकरवाद भी बढ़ रहा है। और लोग जागरूक हो रहे हैं, उतनी संख्या में लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करके अब सोशल मीडिया पे कोई बाबा साहब का फोटो बैकग्राउंड में लगा के रील बना रहा है, ये वायरल हो जाती है। उसमें हो सकता है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो, लेकिन वो एक बड़ा स्टेप है। आप कास्ट आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना भी अपने आप में बड़ा स्टेप होता है लोग। और अगर वो चल रहा है तो उसमें जब तक वो किसी का नुकसान नहीं कर रहा तो उसमें क्या बुराई है। डॉक्टर अम्बेडकर इज अ ब्रांड, दुनिया उनको सेलिब्रेट करती है भाई। इधर के लोग उनको पुतले तोड़ते रहे उनके। डॉक्टर अम्बेडकर जो के भी नौटंकी कर रहे हैं लोग। डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो भाई पूरी दुनिया में, आज आप दुनिया के मुल्कों में जाएं, अब मैं पिछले दिनों अमेरिका गया, न्यूयॉर्क में, तो सड़क का नाम लिखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर वे। जर्मनी में उनके नाम पे सड़क है, स्कूल है डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे जर्मनी में। लंदन में उनके नाम पे घर है, उनके स्टैचूज़ लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाएं, मैं ब्रेंडाइस यूनिवर्सिटी गया, बाबा साहब का लगा हुआ है स्टैचू। कोलंबिया गए, वहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है। तो वो क्रांति सूर्य हैं और वो एक बहुत बड़े ब्रांड है। मतलब सिर्फ भारत के लोग नहीं, दुनिया के लोग। अब यूनाइटेड नेशंस में उनके ऊपर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जब कॉन्फ्रेंस हुई तो डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द की फिगर कि उनके आइडियाज से कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया में आज छाए हुए हैं और वो ब्रांड की तरह छाए हुए हैं। उनका नाम ही लोगों को फर्स्ट चेयर्स पर ले जाता है भाई। जैसे एक क्रिएटर था सर, मतलब है काफ़ी बड़ा नाम है, ध्रुव राठी। उनके एक रिसर्चर थे, उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका टाइटल था गर्व से कहो हम शूद्र हैं, जिसपे ध्रुव राठी ने रील बनाई और उस पर एक AI जनरेटेड इमेज था और जिसमें फटे हुए कपड़े पहने हुआ था एक व्यक्ति। एक ये रील और उसके 1 साल बाद वही बंदा कास्ट प्राइड पे लोगों से बोल रहा है कि कास्ट प्राइड मत करो। और वो बंदा पॉडकास्ट में इसको जस्टिफाई कर रहा था अभी, और मेरे को बोल रहा था, मेरे पास खुद आया था जस्टिफाई करने और बोल रहा था कि कोई आया था मेरे पास। हमारे भाई हैं पारंजीत, उनके टीम ने नीलम प्रोडक्शन पे एक फिल्म बनी है डिस्क्रीट चार्म ऑफ सवर्णास, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो सब लोग देखिए उसको। तो आप ये समझ पाएंगे कि हाउ द सवर्णा एंड द ओप्रेसर्स कम्युनिटीज वांट टू सी दलित्स, है ना। तो वो डिस्क्रीट चार्म ऑफ सवर्णा इज अ परफेक्ट एग्जांपल, यू शुड गो एंड वॉच ऑन यूट्यूब, दैट्स अ फ्री मूवी। उसमें वो एक दलित के ऊपर फिल्म बनाना चाहते हैं और दलित किरदार को ढूंढते हैं। और वो ढूंढते हुए अंत में उनकी जो खोज है वो एक सवर्णा पर आकर ही रुकती है। और वो कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा दलित लग रहे हो, या तुम थोड़े, जो दलित कैरेक्टर्स होते हैं, अरे तुम तो दलित लगते नहीं हो, तुम तो दे वांट टू सी अ पर्सन इन अ सर्टेन फ्रेम, इन अ स्टीरियोटाइप इमेज। सो दे हैव दैट सिंड्रोम, द सवर्णा सिंड्रोम, that they want to see a Dalit in a very particular thing कि वो बहुत ही दबा कुचला होगा, दयनीय हालत में होगा, ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाए, माई बाप मुझे रोटी दे दो, क्योंकि उन्होंने बचपन में वही देखा हुआ है। उनके बाप दादा ऐसे ही नरेशंस करते आए हैं, उनके घर के बाहर हमारे लोग ऐसे बैठे रहे हैं क्योंकि दूर से ऐसे रोटी फेंक के देते थे। कई इमेज है इंटरनेट पे, आप देखेंगे, एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है, उसमें एक बांस का फट्टा ऐसे लगा हुआ है, एक महिला उधर से पानी डालती है और हमारी कोई महिला या पुरुष को इधर से उसको ऐसे पानी को पीता है, हैं। और एक रोटी, हाँ, एक रोटी वाला है, दैट्स अ रियल इमेज। वो एक रोटी का है, वो एक बुजुर्ग आदमी होता है और कुछ दलित महिलाएं ऐसे हाथ करके खड़ी होती है और ऊपर से ऐसे रोटी फेंकता है, टच भी नहीं करता है उनको। तो इन्होंने यही देखा होता है, इनको दलित ऐसे ही चाहिए। बट कोई दलित व्यक्ति आपकी तरह बढ़िया सा सूट बूट पहन के बैठ जाए, बहुत महंगा सा फ़ोन रखे, बहुत अच्छी गाड़ी से चले, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। मतलब मेरे को कई लोग बोलते थे, अरे तुम तो दलित लगते ही नहीं हो। तुम बोलते थे, तुम कहाँ से बामन लग रहे हो भाई तुम जो है जब तक अपना जनेऊ निकाल के मूतते नहीं हो, मुझे तो तुम पता ही नहीं चलता तुम बामन हो। तुम ही अपनी वो मूत्रता
एक्सपर्टी दिखाते हो कि अरे वो बांधो और मुंह तो इसी तरह से तुमने देश पे भी मूत के रखा हुआ है। गिबली वाला हुआ था वायरल, तो एक ब्राह्मण बोल रहा था कि इसने जनेऊ ठीक से नहीं किया। तो इनका वो बड़ा चाम है इनको। तो हमारे बारे में तो इनकी देखो काफ़ी नेगेटिव इमेज ये लोग रखते हैं, लेकिन शुक्रिया हमारे महापुरुषों का, महिलाओं का, जिन्होंने हमें आरक्षण दिया, जिन्होंने हमारे लिए कई तरह की सुविधाएं दी, कई तरह के संस्थान उन्होंने खोले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर ज़िंदगी जी पा रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन दलितों की स्टीरियोटाइप इमेज को भी सवर्णों को छोड़ना चाहिए कि आप हर दलित को वैसा ही देखना चाहते हैं। भाई आपके सींग होते हैं क्या? मतलब आप सवर्ण हैं, आपके सींग हैं जो हमें देखते ही पता चल जाएगा, या हम बोले तुम तो सवर्णों जैसे दिखते ही नहीं हो। हाँ, तो ये बहुत ही बुरा एटीट्यूड है उनका, उनको इससे बाज आना चाहिए। आखिरी सेगमेंट में आता हूँ सर। जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई की बात करें खासकर, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि जब हमें पढ़ाया जाता है पत्रकारिता के अंदर, तो जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं ब्रिटिश टाइम पे, तो अखबारों की बहुत बात होती है, प्रेस पे एक पूरा क्वेश्चन आता है, वो आता ही है जी हिस्ट्री वाले पेपर में कि प्रेस ने कैसे हेल्प किया नेशनलिज्म के लिए। तो उसमें कुछ नाम आते, बाल गंगाधर तिलक हुए और बाकी नेता हुए, कैसे उनके अखबारों ने एकदम से क्रांति ला दी। लेकिन जब सोशल चेंज की बात होती है, सामाजिक स्तर पे उनके जो व्यूज़ थे उसका कभी भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं दिखाते ये लोग? कैसे वो हाउ दे वर वेरी कास्टिस्ट, misogynist? Wow, that's a wonderful question, and I'm so happy that this question is being asked by a person like you, because this is completely ignored in the media. I've been a media student. मैं तो देश के नंबर 1 मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आया हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ देश का सबसे टॉप मोस्ट वो जर्नलिज्म का स्कूल है। और हमने भी कभी हमारे लोगों के बारे में नहीं पढ़ा वहाँ पर, और इनकी हमको पढ़ाया जाता है जैसे उदंड मार्तंड सबसे पहला अखबार था, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी शुरू किया, गांधी ने हरिजन शुरू किया, है ना। तो इस तरह के वो जिक्र होते हैं और उनके रेफरेंस से पढ़ाया जाता है कि कैसे स्वतंत्रता के समय हमारे अखबारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, प्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसमें मुझे लगता है कि कुछ लोगों का हमें थोड़ा सा आकलन करना चाहिए उनके नाम लेकर और वही मुझे लगता है कि कुछ बेहतर परिभाषाएं दे पाएगा। बाल गंगाधर तिलक का जैसे आपने जिक्र किया, बाल गंगाधर तिलक जो हैं केसरी नाम की पत्रिका चलाते थे और उन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो बड़ा पॉपुलर होता है और पढ़ाया जाता है स्कूलों में। उनकी जो केसरी पत्रिका थी उसमें आप अगर उनका कंटेंट देखेंगे तो वो हमेशा प्रो सवर्णा होता था। आज़ादी की बात तो होती थी, लेकिन प्रो सवर्णा की, किस तरह से ब्राह्मण परेशान हो रहे हैं, इन लोगों को क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, उसमें वंचित वर्गों की कभी बात नहीं होती थी। कभी जो अछूत समाज के लोग थे उनके साथ किस तरह की बर्बरता हो रही है, किस हालात में वो हैं, उसका कभी जिक्र उसमें नहीं होता था। इनफैक्ट बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब मूक नायक शुरू किया 31 जनवरी 1920 को, तो उस केसरी में उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया, विज्ञापन दिया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विज्ञापन का लेटर के साथ में उसकी फीस जो विज्ञापन छापने के लिए पैसे देने होते हैं वो भी उसमें दिया, और केसरी के संपादक जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको भेजा। अब उन्होंने केसरी के जो संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने उसको वापस कर दिया कि हम एक अछूत का विज्ञापन अपने यहाँ केसरी में नहीं छापेंगे। Nationalist and the freedom fighter, the so-called progressive and the great person of the India. तो एक व्यक्ति जो किसी अछूत का विज्ञापन पैसे लेकर भी नहीं छाप रहा, वो व्यक्ति क्या समाज की खबर दिखाएगा क्या? वो हमको उस नज़रिए से उनको आंकना चाहिए। अब जो बाल गंगाधर तिलक हैं, he was a highly casteist person. वो अत्यंत गंभीरता से जातिवाद का पालन करने वाले व्यक्ति थे। वो कहते थे वर्ण आश्रम तो होना ही चाहिए, वर्ण व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, वर्ण व्यवस्था से ही तो समाज चलता है, इसको हटा देंगे तो समाज कैसे चलेगा। वो कहते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है सामाजिक स्वतंत्रता के, है ना। माने बाबा साहब इसका उल्टा बोल रहे हैं, बाबा साहब इसके बिल्कुल उलट में जवाब देते हैं ना। तो वो कहते थे बाल गंगाधर तिलक कि
हम बाद में इससे निपट लेंगे, पहले हमको आज़ादी चाहिए अंग्रेज़ों से और फिर हम निपट लेंगे। ये जो भेदभाव है, अनटचेबिलिटी, ये कोई समस्या थोड़ा ही है। सती प्रथा, ये सब महिलाओं की समस्याएं, ये कोई समस्याएं थोड़ी हैं, ये बाद में देखेंगे। अभी पहले अंग्रेज़ों को हटाओ, बाद में देखेंगे। देन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर व्हाट ही सजेस्टेड दैट हमको, आप तो एक तरह की गुलामी से हमको हटा रहे हो, फिर किसके गुलाम बनेंगे? हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, है ना। तो अंग्रेज़ों के गुलाम अब हैं, अंग्रेज़ गए तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तब भी हम तुम्हारे गुलाम थे, और दरबारों ये भी सवाल के। है ना कि जब आज़ादी मिल गई उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद आपने क्या किया? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन को किसी भी परिवर्तन से ज़्यादा अहम माना। अब आप देखिए कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है तो बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। मतलब जितने भी आप नाम लोगे, सब संगठन बना के, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, बाल बाल पाल, वो तीन जो थे, गरम दल नरम दल, जाने कौन कौन से लोग थे। वो कितनी बड़ी संख्या में लोग थे जो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। लेकिन अछूतों की स्वतंत्रता का आंदोलन तो एक व्यक्ति लड़ रहा था, दैट वाज डॉक्टर अम्बेडकर। तो पूरी दुनिया में सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो हमारी मुक्ति की बात कर रहे थे कि आप जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, हमको गुलामी तो दोबारा झेलनी पड़ेगी आपकी। तो वो बराबरी की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं और इस वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसे जो लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते हैं। इवन विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो हैं, वो देखिए पूरी दुनिया में उनको कैसे यूथ आइकन की तरह से पेश किया जाता है, प्रोग्रेसिव और हिंदू धर्म के आधुनिक व्यक्ति के तौर पे जो दुनिया में, अमेरिका में धर्म संसद में जाके बोलते हैं, शिकागो कॉन्फ्रेंस में, तो उनको एक बड़े रैशनल व्यक्ति के तौर पे पेश किया जाता है, उनके थॉट्स को। लेकिन वो वर्ण व्यवस्था के एकदम ज़्यादा सा हो रहा है। उनका बहुत प्यार होता है क्योंकि वो नेशनलिस्ट और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, जो कट्टरपंथी विचारधारा है, उसमें कहीं ना कहीं वो उनके विचारों को सपोर्ट करता है। लेकिन वो भी प्रो वर्ण व्यवस्था हैं, वो जाति व्यवस्था की जो बुराइयां, उनका तो विरोध करते हैं लेकिन उसको ख़त्म करने की बात नहीं करते। कई उनके रेफरेंसेस में आप देखेंगे, उनकी जो राइटिंग्स है, तो वो जाति का बचाव कर रहे होते हैं, वो कास्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सुधार और क्रांति में फ़र्क है। सुधार और क्रांति में फ़र्क है ना। आप सुधार में तो आप जैसे महात्मा गांधी हैं, वो क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी बोलते हैं कि हिंदू समाज की नींव है वर्ण व्यवस्था। अगर वर्ण व्यवस्था टूट गई तो नींव टूट जाएगी और हिंदू धर्म बिखर जाएगा, है ना। तो वो कहते हैं, मतलब गांधी से ज़्यादा वर्ण व्यवस्था का प्रेमी तो मुझे दुनिया में कोई लगता ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मर जाऊंगा, वर्ण व्यवस्था टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। बात ये है सर कि पॉलिटिकल साइंस में हम प्लेटोज आइडियल स्टेट का क्रिटिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन जो गांधी का जो विचार आ रहा है ये वाला, हाँ, इसका नहीं करते हम, हमें बताया ही नहीं जाता। बिकॉज दैट इज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दी एकेडमिया, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना। अब जो गांधी ना आइडिया ऑफ कास्ट है, व्हाट ही सेड, ही सेड कि अनटचेबिलिटी मत करो, आपस में भेदभाव मत करो, मारपिटाई मत करो, लेकिन जिस वर्ण का जो काम है वो वही फॉलो करो। वर्ण व्यवस्था तो ईश्वर की बनाई है, गुण कर्म के आधार पर ईश्वर ने बनाया है। गीता यही बोलती है, ऋग्वेद यही बोलता है, मनुस्मृति यही बोलती है। तो ये तो हिंदू धर्म की नींव है। अब आप इसको तोड़ दोगे तो हिंदू धर्म बिखर जाएगा। और गांधी, सोचिए कि जब हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत मेहनत करनी पड़ी, जब हमको अंग्रेज़ों ने अधिकार दिया, 2 वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट, तो उस समय उसमें ये हुआ कि दलितों को 2 वोट का अधिकार मिलेगा। एक तो दलित व्यक्ति को ही वो वोट करेंगे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, और फिर वो एक सामान्य जो जनरल व्यक्ति होगा उसको भी वोट करेंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट में 2 वोट का अधिकार होगा हमारे पास में। ये बहुत बड़ी क्रांति थी। मतलब अगर होता तो आज हमारे पास चमचे नहीं होते, हमारे नेता होते। गांधी धरने पर बैठ गए, आमरण अनशन पर। आपको इंटरेस्टिंगली एक बात पता है,
गांधी ने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए कभी भी आमरण अनशन नहीं किया। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो अंग्रेज हमारा देश छोड़ के चले जाएं, इसके लिए उन्होंने दुनिया में वो बहुत सारी यात्राएं की, बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन कभी अपनी जान की बाजी नहीं लगाई। उन्होंने कभी आमरण अनशन नहीं किया कि ले भाई मैं बैठ गया और जब तक ये नहीं जाएंगे हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अंग्रेज जाओ, कभी नहीं किया। वो आमरण अनशन करते हैं दलितों के अधिकार के खिलाफ। वो दलितों को मिले हुए सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ जान की बाजी लगा देते हैं और फिर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उनको जीवन दान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत परेशान किया गया। बाबा साहब के घर के बाहर धरने प्रदर्शन हुए, दलितों पर हमले की प्लानिंग हुई, साजिशें हुई और बाबा साहब को धमकाया गया कि अगर गांधी को कुछ हो गया, क्योंकि गांधी उस समय पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का चेहरा थे कि अगर उनको कुछ हुआ तो हम तुम्हारे लोगों को मार डालेंगे। ओपन थ्रेट्स दिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। तो बहुत मजबूरी में रोते हुए उन्होंने पूना पैक्ट पे साइन किए और उसके फिर कंपनसेशन के तौर पे हमारे को रिजर्वेशन मिला। बाबा साहब ने लड़ के वो लिया कि रोते हुए साइन किए। बहुत बहुत पीड़ा में थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने बोला गांधी को कि आपने ठीक नहीं किया, इतिहास इसका फैसला करेगा, आपने ठीक नहीं किया। और आज इतिहास में हम उनको बैठ के याद कर रहे हैं ना, किस तरह से उनको याद कर रहे हैं। तो गांधी प्रो वर्णा सिस्टम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको बड़ा चैलेंज किया। बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि गांधी दो अखबार चलाते, एक अंग्रेजी में और एक गुजराती में। तो हरिजन और एक कोई एक और उनका अखबार था। तो जो वो इंग्लिश में लिखते हैं वो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को, वेस्टर्न लोग उसको अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं। तो उसमें गांधी एंटी कास्ट साउंड करते हैं। जो उनकी राइटिंग्स है उसमें ऐसा लगता है कि गांधी जाति को पसंद नहीं करते, वो जाति के खिलाफ अपने तर्क देते हैं। लेकिन जब वो गुजराती में लिखते हैं, उनकी गुजराती के अखबारों को अगर आप पढ़ेंगे, उनके आर्टिकल संपादकीय पढ़ेंगे, तो वो एक कट्टर जातिवादी व्यक्ति के तौर पर उभरते हैं। यहाँ पे मिस्टर गांधी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, देखा जाए। वो तो मतलब कंटेंट क्रिएशन तो एक डिबेटेबल चीज़ है, क्योंकि उनका कंटेंट क्रिएशन तो पूरी दुनिया में आलोचना का सामना कर रहा है ना। असली कंटेंट क्रिएटर तो हमारे पुरखे थे इस देश के। उनका कंटेंट तो क्या था, मुंह से बच्चे पैदा हुए। वो आप दुनिया में पढ़ाओ ना, MIT में जाके पढ़ाओ, आप जो है बोस्टन में जाके पढ़ाओ, आप लंदन में ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ाओ, समझ में आएगा आपका कंटेंट क्या था। तो गांधीयन आइडियोलॉजी वर्ण व्यवस्था की कट्टर समर्थक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि आप गांधी मुझे ये बताइए कि अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से व्यक्तियों का वर्ण तय किया जाएगा तो क्या इसके लिए कोई राष्ट्रीय परीक्षा होगी? क्या कोई नेशनल लेवल पे कोई एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें एक नंबर के हिसाब से तय किया जाएगा कि कौन सा व्यक्ति क्षत्रिय होगा, कौन सा ब्राह्मण होगा? कैसे आप तय करोगे? और अगर किसी व्यक्ति में ये दोनों गुण हुए तो, कि एक व्यक्ति बुद्धिमान भी है और वॉरियर भी है, बलशाली भी है, तो क्या उसको आधा आधा किया जाएगा? बाबा साहब उनको चैलेंज कर रहे हैं। बहुत बुनियादी से सवाल है ये, फ्लॉप हो जाती है पूरी थ्योरी। यही तो हम क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं ना। यही चीज़ बाहर के कॉन्टेक्स्ट में जब सोसाइटी को 4 भागों में बांटा जा रहा है, तो तब हम बहुत अच्छे से उसको मतलब उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब गांधी जी की बात आ रही है, हाँ, तो वहाँ मौन हो जाते हैं, क्योंकि उस तरह की कभी आलोचना उनको जाति के नाम पे करने नहीं दी गई। एकेडमिया में भी नहीं की, इतिहासकारों ने भी नहीं की। और जो ज्योतिबा फूले साहब हमारे कहते हैं कलम कसाई, जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको वो कलम कसाई कहते हैं, कि काट देते हैं हमारे नाम, हमारे हिस्ट्री, हमारी कहानियाँ। तो अब बाबा साहब गांधी को कहते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि हमें अपने वर्ण के हिसाब से ही काम करना चाहिए, तो आप तो बनिया हो, ये धर्म कर्म तो आपका काम नहीं है, ये तो ब्राह्मणों का काम है, तो फिर आप क्यों हेराम करते घूमते रहते हो? वकालत कीजिए। आप तो वकालत बैरिस्ट्री आपने की है, तो ये भी आपका काम नहीं है। पढ़ाई लिखाई का काम तो ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मण करेंगे, तुम क्यों कर रहे हो भाई? तुम व्यापार करो, तुम बनिया हो। गांधी वजह बनिया ना। तो आप तो भाई बनिया हो, आप जाओ और बनियागिरी करो, अपनी व्यापारिक जो गतिविधियां अपने वर्ण के हिसाब से करो। तो ये लोग अपने ऊपर उसको कोई अप्लाई नहीं करते, अपनी चीज़ों पर कोई अप्लाई नहीं करता, लेकिन बोल देंगे कि अरे ये तो पहले जो है काम के हिसाब से था, बाद में फिर वो काम जो है वो जाति में बदल गया। अरे तो आज तो हम चमार, आप क्यों बुलाते हो हमको? हम तो अपनी चमड़े का काम नहीं कर रहे। सही बात है। तो बदल दो ना हमारे को। अभी तो आप नहीं बदल रहे ना। अब तो हम नहीं कर रहे ना। अब तो बहुत सारे ब्राह्मण जो कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, वो तो पूजा पाठ नहीं कर रहे, यज्ञ हवन नहीं कर रहे, तो उनको क्यों ब्राह्मण बोलते हो आप?
तो ये जन्म के आधार पर आपने घोषित किया और बाद में आपने उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। नेहरू नास्तिक होने के बाद भी पंडित हैं। नेहरू पंडित हैं। अब नेहरू ने भी मतलब अखबार में काम निकाला, उन्होंने भी एक जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई, लेकिन नेहरू भी अगर आप देखोगे तो कास्ट को लेके उनके भी जो विचार हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर जैसे नहीं हैं। नेहरू जाति व्यवस्था के खिलाफ ज़रूर हैं। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी किताब है उसमें वो जाति की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जाति हमारे समाज के दुश्मन है, हमारे देश में की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन जब ये जो विचार है ना, कई बार क्या होता है कि विचार के बाद आपको उसके सॉल्यूशंस भी ढूंढने होते हैं। जैसे आपने कोई बीमारी ढूंढ ली, अब उस बीमारी का इलाज भी ढूंढना पड़ता है। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को एक बीमारी बताया तो उसका इलाज बता रहे हैं कि उसके इलाज कैसे होंगे। अब नेहरू जो हैं वो प्रोग्रेसिव तो दिखना चाह रहे हैं, वो प्रगतिशील दिखना चाहते हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, पूरी दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग उनको देख रहे हैं, तो वो जाति व्यवस्था का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जब उसके इलाज के तौर पे एक गोली आती है आरक्षण की, वो उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि जो आरक्षण है ये बेसिकली मेरिट को ख़त्म कर देगा और ये सेकेंड क्लास सिटीजन बना देगा। इससे आप जो हैं अच्छे लोग, जिम्मेदार लोग, काबिल लोग नहीं बना सकते। आरक्षण को वो कहते थे ये स्थायी नहीं होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, ये आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख के बोला था कि आरक्षण को लागू मत करो। जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, जैसे IITs या जो बड़े इंस्टीट्यूट्स बने थे उस समय, जो साइंस के, जैसे इसरो हो गया, कई इस तरह के बड़े संस्थान बने थे, उनमें शुरुआत में रिजर्वेशन इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो मेरिट और काबिलियत के नाम पे रिजर्वेशन को रोका गया कि नहीं, रिजर्वेशन जो है वो मेरिट को कमज़ोर करेगा। तो नेहरू वाज वन ऑफ देम। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि आप जाति व्यवस्था को मानते नहीं हैं, लेकिन जब उसका उपचार की बात आएगी तो आप जो है अपना नज़रिया उन्हीं की तरह दिखा देंगे जो बाल गंगाधर तिलक का नज़रिया है, जो सावरकर का नज़रिया है, जो हेडगेवार का नज़रिया है, उसकी आप आलोचना नहीं करते हैं। आप C राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे जब माउंटबेटन चले गए यहाँ से, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। भाई मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, बड़े स्कॉलर के तौर पे उनका नाम लिया जाता है। अभी लखनऊ में उनकी सोशल चेंज में उन लोगों का ही नाम आता है। उनकी मूर्ति भी लगाई लखनऊ में, अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। हमें तो उनसे कोई प्रेरणा मिली नहीं, पता नहीं कैसे उसका नाम राष्ट्र प्रेरणा स्थल रख दिया उन्होंने। तो मैंने उनसे कोई प्रेरणा नहीं ली। नकल ही किया है, नकल किया, चोरी किया हमारे स्मारकों का। अब वो मदन मोहन मालवीय भी यही बोल रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन आपको अपनी जाति का काम ही करना चाहिए। तो मुझे ये बता दीजिए कि आप किस तरह के समाज सुधारक थे, आप किस तरह के राष्ट्र निर्माता थे। राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण है बराबरी से लोगों को अवसर देना, राष्ट्र निर्माण है समानता लेकर आना, राष्ट्र निर्माण है जहां जाति, धर्म, भाषा, लिंग, खान पान, रंग, रूप, वेशभूषा, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसे हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र की जब आप परिभाषाएं देखेंगे ना, आप पॉलिटिकल साइंस में आप जाएंगे तो वो नेशन स्टेट की डेफिनेशन समझाते हैं। तो राष्ट्र की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा है कि जहां बहुत सारे लोग समान कल्चर, समान चीज़ें, समान परंपराएं, समान नियम कायदे फॉलो करते हैं, तब वो राष्ट्र अपने आप को मानते हैं। राष्ट्र की परिभाषा में वो शामिल होते हैं कि हाँ, हम एक राष्ट्र हैं क्योंकि हम एक जैसी चीज़ें फॉलो करते हैं। तो आपके लोग कर रहे थे क्या? आप कैसा राष्ट्र बनाना चाहते थे? तो ये अगर आपके हिसाब से राष्ट्र बनता है ना, तो कई तो वो लोग कहते थे ना कि ये संसद में जाके ये लोग क्या करेंगे, ये दलित, पिछड़े, तेली, धोबी, कुनबी, ये लोग उधर जाके क्या करेंगे संसद में? हाँ, तो इस तरह की अगर मानसिकता के लोग थे जो समाज में जाति व्यवस्था का पक्ष इनडायरेक्टली रख रहे हैं। अब आप ये कहें कि मलेरिया जो है, मलेरिया ख़त्म होना चाहिए, लेकिन आप मच्छर को मारने के लिए कुछ ना करें, तो भाई आपके प्रवचन का कोई क्या करेगा? हैं, मलेरिया से तो लोग मरेंगे ना। अगर आपने मच्छरों की रोकथाम नहीं की, आपने घर में वो जो है स्मोक नहीं चलाया या वो कुछ मॉस्किटो को मारने के लिए कुछ नहीं किया, कमरा बंद नहीं रखा, कुछ धुएं का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी तरह से उसको रोका नहीं, तो मलेरिया डेंगू तो होगा। लेकिन आप मलेरिया डेंगू का तो प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन जो उसका रूट कोज है आप उसका बचाव कर रहे हैं। आप वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आरएसएस के जो लोग हैं, अब देखिए बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग आरएसएस के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन बाकी सब लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं। हेडगेवार क्या बोलता है?
हेडगवार और जो गोलवलकर है, जो सावरकर है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र में कास्ट हार्मनी होनी चाहिए, जातीय समरसता, कि सब जाति के लोग रहें, उनमें आपस में नफरत ना हो, अनटचेबिलिटी ना हो, लेकिन सब लोग अपनी जाति का पालन करें, जाति व्यवस्था खत्म ना हो। हम यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट ना करें। हाँ, हमारा तो ये काम नहीं yes. है ना, फिर वो जो मुंह से पैदा हुए वो करेंगे, है ना। तो ये आप ये देखिए कि हेडगवार, गोलवलकर, सावरकर जो बहुत ही बुरे लोग हैं कुछ प्रोग्रेसिव लोगों की परिभाषा में, वो इनको तो प्रोग्रेसिव मान रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं वो उनके थॉट कास्ट yes. पे है ना, तो वो कहते हैं ना हमाम में सब नंगे हैं। Also, तो जब कास्ट की बात आएगी तो आपको ये सारा प्रोग्रेसिवनेस, सारा मतलब उनका आंदोलन है ना, वो गायब होता दिखेगा। आप जब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इनके सारे अखबारों के नाम गिना रहे हैं। yes. बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी जीवन में 35 साल तक पत्रकारिता करते हैं। सबसे पहले 31 जनवरी 1920 को उन्होंने मूक नायक निकाला, फिर बहिष्कृत भारत निकाला, फिर जनता निकाला, फिर समता निकाला, और अपने आखिरी साल 1956 में वो प्रबुद्ध भारत अखबार निकालते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता वंचित वर्गों की पत्रकारिता थी, वो पत्रकारिता के स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। यही मेरा अगला सवाल था कि जब हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें मीडिया स्कूल में ही, तो वहाँ पे जब सोशल चेंज की बात आएगी, जेंडर की बात आएगी, तब वहाँ पे कहीं पे भी बाबा साहब का नाम नहीं आएगा, कहीं पे भी फूले का नाम नहीं आएगा, पेरियार का नाम नहीं आएगा। तो फिर किस बात का सोशल चेंज? सारा सोशल चेंज तो हमारे पुरखों ने किया। ये मतलब ज्योतिबा फूले साहब की राइटिंग अगर आप पढ़ेंगे तो वो इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे इतिहास में बहुत घालमेल हुआ है, कैसे इतिहास चोरी किया गया है, और कैसे कलम कसाइयों यानी इतिहासकारों ने फर्जी नायकों को खड़ा कर दिया, है ना। अब आप ये देखिए कि भारत में जो महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं के लिए सुधार की बात होती है, तो उसमें राजा राम मोहन राय है ना, जस्टिस राणा डे और कई इस तरह के जो लोग हैं उनके नाम सामने आते हैं कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम किया, उसमें सुधार किए। लेकिन क्या भारत में महिलाओं के लिए कोई सबसे बड़ा मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा है? मुझे नहीं। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई महिलाओं की अधिकारों का पैरवी करता नहीं है, जो कहते हैं कि मैं किसी समाज की महिलाओं को इस बात से, मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आंकता हूं कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। उनसे बड़ा कोई नारीवादी नहीं था। जेंडर जस्टिस की वो बात करते हैं। उन्होंने जो KGF जो खदानें हैं, कोलार में जो गोल्ड माइंस हैं, जो खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं, जब वो लेबर मिनिस्टर थे वाइसरॉय काउंसिल में, वो वहाँ गए 60-70 फुट नीचे ज़मीन के खान में उतर के लोगों की स्थिति को देखा, महिलाओं से पर्सनली उनके वहाँ जाके बात की, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, समान काम का समान वेतन, वरना महिलाओं को मिलेंगे 40 रुपया और पुरुष को मिलेगा 100 रुपया। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। TADA बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। महिलाओं को मैटरनिटी लीव कि अगर वो गर्भवती हैं तो उनको पेड मैटरनिटी लीव मिले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। ये इतना बड़ा कोई सोच सकता था क्या 1940 के दशक में? किसी में भी विचार था क्या? मेंस्ट्रुअल लीव क्या होती हैं, पेड लीव्स क्या होती हैं, किसी में विचार था क्या? महिलाओं को गर्भ वो आता है जब उनका मासिक महीना, तो ये तो ऐसा समाज था जो उनको ऐसे बाहर उसमें किसी खाली सुनसान से कमरे में छोड़ देता था कि अपवित्र हो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, किचन में नहीं जा सकते, तुम वहीं पड़े रहो, तुम अंदर घर के अंदर नहीं आ सकते। ये तो ऐसा समाज था जो उसको बीमारी मानता है, जो उसको महिलाओं के कैरेक्टर को नीचा मानता है। तो बाबा साहब से बड़ा कोई नारीवादी नहीं, बाबा साहब से बड़ा कोई उस समय पत्रकारिता को लेके, पत्रकारिता क्या है? समाज की आवाज़ उठाना, जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा, वो काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं और लगातार अंग्रेज़ों को चैलेंज कर रहे हैं अपनी राइटिंग में। अगर आप उनके संपादकीय पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ों को चैलेंज कर रहे हैं, उनको सवाल पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं बताया गया, ये बिल्कुल नहीं बताया जाता। अब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा लेबर राइट कौन है? आप देखें, वो उन्होंने लेबर पार्टी बनाई, हड़तालें की मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए कितने बड़े बड़े उन्होंने काम किए, कितने 10 से ज़्यादा तो वो बिल लेकर आए थे वही जो ना, पास जब किए। पत्रकार अपने लेकिन पेपर में ये पढ़ेगा ही नहीं तो फिर काम कैसे करेगा? उसको समझाया ही नहीं गया ना। अब जो भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ हुई जिन्होंने लेबर, श्रम का काम करने वाले मेहनतकश कामगारों की पार्टी बनाई, उन्हीं का तो राजनीति करते हैं ना वो, मेहनतकश लोगों की।
वो कभी डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं कि वो लेबर एक्टिविस्ट थे या लेबर के लिए उन्होंने कोई काम किया? कभी इंट्रोड्यूस भी करते हैं वो? कभी नहीं बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर के लिए कितना काम किया, जो मजदूर वर्ग है उसके लिए मजदूर नेता के तौर पे कितना महान काम उन्होंने किया था, कोई नहीं बताता। तो ये इन्होंने बहुत घालमेल किया, जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने इतिहास बनाया। तो अब जैसे अब तो बीजेपी तो बहुत सिलेबस बदल रही है ना, अलग अलग तरह की कहानियाँ गढ़ दे रही है, लेकिन उससे पहले जब कांग्रेस का ज़माना था, बाकी पार्टियाँ थी, तब भी तो उन्होंने यही किया था। जब बहुजनों की बात आती है, जब दलित बहुजन समाज के महापुरुषों महामहिलाओं की बात आती है, जब जाति के खात्मे की बात आती है, तो आपको हर व्यक्ति एक जैसा नज़र आएगा, आपको उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इवन जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, आप उनकी अगर थॉट देखोगे, सेम सावरकर गोलवलकर की जैसी थॉट आपको मिल जाएंगी। रिजर्वेशन पे तो खासकर रिजर्वेशन पे और कास्ट पे, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जब आज़ादी के वक्त में कोई मौलाना कोई नेता थे, उनसे बोला गया कि दलितों का क्या करना है, क्योंकि दलितों का ये चल रहा था ना कि क्या इनको मुसलमानों की तरह अलग मुल्क दिया जाए या कैसे रखा जाए। तो वो मौलाना बोलते थे कि अरे इनको ना आधा आधा बांट लो, आधा पाकिस्तान को दे दो, आधा इधर दे दो, इंडिया में दे दो। मेरे एक मुस्लिम प्रोफेसर थे, उन्होंने रिजर्वेशन पे मेरे को ये बोला था कि और कितना लोगे भाई, अब तो ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो ये बहुत मतलब कास्ट के नज़रिए से आप देखोगे ना, हमाम में सब नंगे नज़र आएंगे सब नंगे नज़र आएंगे। ये बहुत ही मतलब दुखद और मतलब पीड़ादायक सिचुएशन है कि जो वर्ग जो खुद पीड़ित हैं वो भी हमारे खिलाफ हैं। ओबीसी समाज के लोग नहीं हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन हमारे रिजर्वेशन को गाली देते हैं, है ना। मेरे आईएमसी में मेरे मित्र ओबीसी थे और मेरे को वो खुद ओबीसी से एडमिशन लेके आए थे, और मुझे वो कोटा शेविंग करते थे, सब मिला के सवर्णों का गैंग बना के 10-12 लोगों का। मैं अकेला उनसे बात करता था तो वो बोलते थे नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। वो भी बोलता था नहीं मिलना चाहिए, अनडिजर्विंग है, मेरिट ख़राब होती है। वो खुद कोटा से आया था तो आज आप उनसे बेहतर काम करें। तो वो मतलब हर व्यक्ति पता नहीं क्यों हमसे इतनी नफरत क्यों है, हमारे से इतना सिचुएशन से क्या उनको एक अलग तरह का सैडिस्ट प्लेजर है कि हम उसी सिचुएशन में रहे। मेरी नानी बोलती थी कभी कभी, मेरी नानी हरियाणवी में बोलती थी, हरियाणा की थी, कि भाई वो चमार चूड़ा शब्द इस्तेमाल करती थी अपनी भाषा में, कि हम जो चमार चूड़े हैं मारे दौरे तो कोई पत्थर भी पड़ा हो तो वो भी काली मान जाओगा, पर इन सरक जाओगा कि इनके दौरे तो मैंने खड़ा ही नहीं होना। कुत्तों में भी जातियाँ होती हैं तो ऐसी न्यूज़ बीच बीच में आती रहती हैं। होता है, मतलब जो हरियाणा में जो मिर्चपुर कांड हुआ था, जहाँ हमारे बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोगों को 200 से ज़्यादा फैमिलीज़ को गांव छोड़ के जाना पड़ा, वो कुत्ते के भौंकने पे ही हुआ था। वो जो जाट था, उनका दामाद था, उसको कुत्ते ने भौंका, उसको कुछ पत्थर वत्थर मार दिया था उन्होंने। वो भौंका तो अरे जो है चूड़ों की कुतिया हमारे ऊपर भौंक रही है बोल के उन्होंने लड़ाई शुरू की, और वो इतना एक दंगे में तब्दील हो गया वो। हाँ, आज भी वो लोगों के पास में रहने को ढंग की जगह नहीं है। तो ये आप सब की वो है सब, मतलब हमने AI एंकर लॉन्च किया तो सब तो बोल रहे थे दलित। हाँ, हमने बोला हाँ फर्स्ट दलित AI एंकर है हमारी। तो मुझे लगता है सर आखिर में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, हमने बहुत सारी अच्छी बातें की। बेसिकली आज का यही था कि हम एक डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ कि हमें ज़िम्मेदारी से करनी चाहिए। अगर कंटेंट क्रिएशन भी अगर हम कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव आ रहा है, कोई ग्राउंड से कोई केस हम कवर कर रहे हैं, तो यही समझना चाहता था। और मुझे नहीं लगता पूरे बहुजन मीडिया स्पेस में आपसे बेहतर कोई इस बात को समझा पाता। नहीं, बहुत काबिल लोग हैं मुझसे, और बहुत कोशिशें अम्बेडकरी जर्नलिज्म में, मतलब बहुत छोटी छोटी कोशिशें हो रही हैं। ये ज़रूर है कि हमारा कोई बड़ा राष्ट्रीय मीडिया नहीं बन पाया, लेकिन लोगों ने छोटी छोटी पत्रिकाएं चला के, मतलब बाबा साहब के ज़माने से ही, है ना, बाबा साहब से पहले भी कई किरदार ऐसे हुए जो लगातार काम कर रहे थे दलित समाज के लिए, आज भी लगातार काम कर रहे हैं। वो अपने अपने एरियाज़ में हैं, कई रीजनल भाषाओं में हैं, छोटी छोटी पत्रिकाएं, अखबार। तो अम्बेडकरी जर्नलिज्म बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है और एक विरासत का भागीदार बनाता है आपको। तो जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, मतलब वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप एक बड़ी विरासत को लेके चल रहे हैं, तो अपने विरासत को बदनाम होने से बचाना है और एक ज़िम्मेदार पत्रकार या ज़िम्मेदार क्रिएटर की भूमिका निभानी है। बाकी ज़िंदगी हसीन है, चलते रहिए। तो ये थे हमारे साथ सुमित सर। थैंक यू सो मच सुमित सर, इतना टाइम देने के लिए और अपना
इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यूज़ करने देने के लिए। ऑलवेज राइट। हाँ, अभी मेरे पास इतना नहीं है कि मैं कैमरास वगैरह खरीद लूँ, लेकिन या होगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू फॉर दिस पूरा सेटअप। हमारे साथ में मोहित भाई हैं, थैंक यू मोहित भाई, और मेरे साथ में अनुसंधान भी है मेरे साथ द आउटकास्ट इंडिया से। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। आप देख रहे थे दी आउटकास्ट इंडिया, मैं हूँ हितेश। जय भीम, जय सावित्री, धन्यवाद। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।